आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही आवाज घूमती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दया जेठालाल गढ़ा की। एक समय था जब दया तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शान थी। उसका यूनिक कॉमेडी स्टाइल, गरबा स्टेप्स और इनोसेंट एक्सेंट ने उसे एक मेमोरेबल कैरेक्टर बनाया। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, दया का कैरेक्टर एक इमोशनल बर्डन बन गया। फिर चाहे वो हर दूसरे एपिसोड में जेठालाल को नीचा दिखाना हो या सुंदर के हर प्लान के लिए जेठालाल को एक एटीएम मशीन समझना, दया ने अपने पति को कभी भी पीसफुल लाइफ जीने नहीं दिया। एपिसोड 89 में जब दया को पता चला कि डॉक्टर हाथी ने 30 किलो वेट कम कर लिया है, तो उनके वजन में पूरे 30 किलो का फर्क आया है। तो उसने तुरंत जेठालाल के पीछे पड़ के उसका डिनर बंद कर दिया। वो खुद ही कहती है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से आता है और खुद ही उसका खाना छीन लेती है। जेठालाल की जिंदगी में एक ही सुख है, वो है खाना, और उसमें भी दया ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। ये क्लियरली टॉर्चर था, प्यार नहीं। जस्ट लाइक अंजलि तारक मेहता, जो हर दूसरे एपिसोड में तारक को खाने के लिए परेशान करती रहती है। एपिसोड 170 में दया की आदत हर वक्त बीच में बोलने की एक सीरियस बिजनेस डील खराब कर देती है। जेठालाल अपने ऑटोमेटिक रोटी मेकर की डीलरशिप फाइनलाइज कर रहा था, जो उसके बिजनेस के लिए गेम चेंजर हो सकती थी, लेकिन दया ने सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन देने के चक्कर में पूरी डील कैंसिल करवा दी। ये वही मोमेंट था जहां दया की अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट ने जेठालाल का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। दया बार बार कहती है कि टप्पू के पापा उस पर बिना वजह गुस्सा करते हैं, लेकिन एपिसोड 312 में वो खुद पूरी बात जाने बिना जेठालाल पर गुस्सा हो जाती है, और वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। मेरे भाई को कंप्यूटर दिलाने में आपने अपना कमीशन लेने का सोचा ही कैसे? बस माधवी की बात सुन के दया ने मान लिया कि जेठालाल बीच में कमीशन खोरी कर रहा है, मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक थर्ड पर्सन ने कुछ बोल दिया तो उसका अपने ही पति से ट्रस्ट टूट गया। जबकि एक बात हमने कई बार देखी है कि जेठालाल सोसाइटी के लोगों को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या तो रेट टू रेट देता है या फिर लॉस में। इस सिचुएशन में दया क्लियरली जेठालाल पे ट्रस्ट कर सकती थी, लेकिन उसने चूज किया जेठालाल को बेइज्जत करना, वो भी सोसाइटी के सामने। एपिसोड 355 में दया ने हद कर दी। जब जेठालाल इंपॉर्टेंट कॉल पर बिजी था, तब उसने जबरदस्ती जेठालाल को साड़ी पहना दी। बेचारा जेठालाल बिना समझे बबीता और बापूजी के सामने आ गया और अपनी बेइज्जती करवा ली, और उसके बाद बापूजी ने भी उसकी क्लास लगा दी। लेकिन इस बार चंपकलाल ने दया का साइड नहीं लिया, बल्कि उसे डांटा। ऐसी शरारत नहीं करता बहू। हाँ। जब चंपकलाल जैसे हिपोक्रेट कैरेक्टर भी दया की गलती निकाल दे, तो ये साफ दिखाई देता है कि दया का बिहेवियर सिर्फ एनोइंग नहीं बल्कि प्रॉब्लमेटिक भी है। इसके अलावा एपिसोड 112 में सुंदर ने एक मेड भेजी थी जेठालाल के घर, वो भी अपने फैमिली के साथ। जब जेठालाल ने उस काम वाली को रखने से मना कर दिया, तो उस मेड ने 1 महीने की सैलरी और रिटर्न टिकट के पैसे वापस मांग लिए। इस मोमेंट पे दया को अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय दया ने ये कह दिया, अरे अहमदाबाद में लोग क्या सोचेंगे, सुंदर के जीजा जी एक काम वाली का पगार खा गए। हाँ तो और बिना सोचे समझे उस मेड की और सुंदरलाल की साइड ले ली, जिसकी वजह से जेठालाल को डायरेक्ट 5,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एपिसोड 88 में सुंदर ने टप्पू के लिए काइट्स और स्टफ भेजा, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। कुरियर चार्जेस और काइट के पैसे सब जेठालाल को देना पड़ा। लेकिन दया इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ये कह के चुप बैठ गई कि मेरे वीरा ने भेजा है। मेरे वीरा ने पतंग और फिरकी भेजी है। दिस इजंट इवन अ वन टाइम इशू। जब भी सुंदर कुछ भेजता है अहमदाबाद से, दया लिटरली पागल सी हो जाती है। एंड दीज आर वन ऑफ द मोमेंट्स जो दया के कैरेक्टर को अनबेरेबल बनाते हैं। जैसे एपिसोड 410 में सुंदर ने आयुर्वेदिक ऑयल और शैम्पू भेजा था। दया इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि बिना देखे जेठालाल के बालों में शैम्पू से मालिश कर देती है। रिजल्ट ये होता है कि जेठालाल के बाल अजीबोगरीब तरीके से खड़े हो जाते हैं और अय्यर उसका सबके सामने मजाक बना देता है। वही पैटर्न एपिसोड 30 में भी रिपीट होता है, जब सुंदरलाल ने जेठालाल को शर्ट और पैंट गिफ्ट की थी, छोटे साइज की, लेकिन दया ने फोर्स करके जेठालाल को छोटी साइज की ही शर्ट और पैंट पहना दिया, और सोसाइटी में मेहता और सोडी ने उसका जोरदार मजाक बनाया। इतना ह्यूमिलिएशन सिर्फ दया की उसके भाई के लिए ओवर सपोर्ट की वजह से। देखो, सुंदरलाल तो जेठालाल को लूटता ही है, लेकिन एक बार सुंदरलाल की वजह से जेठालाल लिटरल सेंस में भी लूटने वाला था। एपिसोड 283 में सुंदर को होटल में रूम लेने के लिए 15,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन आधी रात को वो जेठालाल को परेशान करके उसको वहां बुला लेता है, ना कि खुद जाके पैसे लेता है। रास्ते में जेठालाल को एक चोर लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अच्छा था कि वहाँ पुलिस आती है और उसे बचा लेती है, लेकिन जो असली लूट सुंदर ने की थी उससे जेठालाल को कौन बचाएगा। ऐसे ही एपिसोड 837 में भी दया सुंदर की गलती जस्टिफाई करती है। घर के रेनोवेशन के बाद सुंदर लेडर लगाना भूल जाता है, लेकिन दया उसको डांटने की बजाय वहां एक लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करती है और उसे ऊपर नीचे जाके दिखाने लगती है। उसकी देखा देखी चंपकलाल भी ट्राई करता है, लेकिन गिरते गिरते बचता है।
एंड आई मस्ट से दिस वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच। ये क्लियरली दिखाता है कि दया कितनी हिपोक्रेट है। जहां अपने पति की साइड लेनी चाहिए थी, वहां भी उसने सुंदर की गलतियों पे पर्दा डाला। मुझे सबसे बेकार आर्क लगा एपिसोड 255 में, जब जेठालाल ने सुंदर पर एलिगेशन लगाया था कि उसने रेड चेरी फोन चुराया है। तब दया ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगर फोन उसके भाई के बैग से मिला तो वो घर छोड़ के चले जाएगी और सुंदर से रिश्ता तोड़ देगी। अगर मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। एंड लास्ट में फोन उसके भाई के बैग से ही मिलता है। बट वो बात अलग थी कि वो फोन चंपकलाल ने वहां डाला था, लेकिन जब सुंदर के फोन में बैग मिलता है तो भाई प्रतिज्ञा के हिसाब से तो उसे घर छोड़ ही देना चाहिए था। शायद वहीं से जेठालाल की जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाती। लेकिन ऑब्वियसली तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स अपने शब्दों पे कभी टिकते नहीं। और इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुंदरलाल ने वो फोन खुद के पैसों से नहीं खरीदा था, उधार लिया था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही। इसके अलावा एपिसोड 677 में हमने देखा कि कैसे दया डॉन राणा की वाइफ को समझा रही थी कि उसका भाई गलत रास्ते पे जा रहा है और उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। लेकिन ये सेम बात वो अपने भाई सुंदर के केस में भूल जाती है। सुंदर खुद ही इलीगल लोगों के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन दूसरे का भाई अगर कुछ करे तो वो गलत है। एपिसोड 806 में जब दया ने सुंदर को बताया कि जिस मिनिस्टर का उसने रेफरेंस दिया था उस मिनिस्टर पर इंक्वायरी चल रही है और पुलिस उनके कॉन्टेक्ट को ढूंढ रही है, तब सुंदर तुरंत बोलता है लगता है फिर से मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। इस कन्फेशन के बाद भी दया कुछ नहीं बोलती। जब बात सुंदर की होती है, दया लिटरल सेंस में अपनी आंखें बंद कर लेती है और बन जाती है गांधी जी के 3 बंदर। चलो, दया और सुंदर दोनों जेठालाल को परेशान करते हैं, ये तो समझ आता है क्योंकि वो जेठालाल से रिलेटेड हैं। लेकिन सुंदर के दोस्तों ने भी टाइम पे जेठालाल को परेशान किया है। इनफैक्ट एक बार तो उसके दोस्तों की वजह से जेठालाल को पूरी रात जेल में काटनी पड़ी थी। एपिसोड 643 में ये होता है जब पुलिस जेठालाल को चोर समझ लेती है। तब जेठा पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसके घर पे फोन कर दिया जाए। हेलो हेलो, ये जेठालाल का घर है? सर भाई रॉन्ग नंबर है। बताओ, जिसके घर में रह रहे हो, जिसके घर में खा रहे हो, उसी के घर होने से डिनाई कर दे रहे हो। इतना ज्यादा इंसल्ट तो कोई भी डिजर्व नहीं करता, स्पेशली जब उन लोगों को जेठालाल ने सिर्फ यूज ही किया हो। अगर मैं उसकी जगह होता तो बाय गॉड इन सबको लात मार के घर से बाहर निकाल देता। एपिसोड 705 में साफ दिखता है कि जब गलती से जेठालाल से सुंदर की भेजी हुई मूर्ति टूट जाती है, तब दया कहती है कि ले, तो हम नहीं देंगे तो मेरे वीरा सुंदर को देने पड़ेंगे। और मेरा वीरा क्यों दे? इसमें दया इतनी ज्यादा हिपोक्रेट लग रही थी कि जैसे उसे पता ही नहीं कि सुंदरलाल जेठालाल को कितना लूटता है, कैसे कैसे बहाने बनाकर जेठालाल से टैक्सी का किराया लेता है और हमेशा नए नए तरीकों से जेठालाल को लूटने के लिए तैयार रहता है। एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, लेकिन दया को जेठालाल पर ट्रस्ट ही नहीं है। ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं। एपिसोड 67 में दया ने स्वीटी की बातों पर विश्वास किया, ना कि अपने पति जेठालाल की बात पर। ऐसे ही एपिसोड 2169 में सिर्फ एक फोन पर सुनी कुछ बातों पे दया को विश्वास हो जाता है कि जेठालाल का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसे जेठालाल की बातों पर जरा भी ट्रस्ट नहीं होता। ऐसे ही एपिसोड 270 में जब कैरी जेठालाल से मिलने आती है तो बिना कैरी के कुछ बोले ही दया ये अनुमान लगा लेती है कि जेठालाल का कैरी के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि कैरी जेठालाल की मुंह बोली बहन थी। दया किसी थर्ड पर्सन की बात पर तुरंत विश्वास कर लेती है, लेकिन बात जब आती है अपने पति की तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। इन सब के अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आज बात करना चाहूंगा, वो है दया की मन्नतें। जैसे दया की माँ और सुंदरलाल जेठालाल का पीछा नहीं छोड़ते, वैसे ही दया की मन्नतें भी जेठालाल का पीछा नहीं छोड़ रही। एपिसोड 1392 में दया मन्नत मांगती है अभी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गया तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। दया ने मन्नत खुद मांगी, लेकिन पूरी करने के लिए बोला जेठालाल को। क्या ये एक तरीके का टॉर्चर नहीं है? ऐसे ही एपिसोड 1182 में दया ने मन्नत मांगी, अगर आप अंजलि भाभी का संसार बचा लेंगे ना तो 11 रविवार तक जलेबी फाफड़ा का एक भी दाना मैं टप्पू के पापा के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मन्नत खुद दया की, पनिशमेंट हमेशा जेठालाल के लिए। ऐसे एपिसोड 1691 में जब टप्पू का रिजल्ट अच्छा आया, तब दया ने मन्नत मांगी, तब टप्पू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको दिन रात स्वेटर पहनना होगा। चलो स्वेटर पहनना तो ठीक है, लेकिन उसमें एसी का रूल भी बनाया है कि एसी भी यूज नहीं कर सकते, और ये मन्नत किसी और को बतानी भी नहीं है। ये क्लियरली दिखाता है कि दया की मन्नतों का स्पिरिचुअल कनेक्शन तो कम है, लेकिन जेठालाल को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने का इंटेंशन ज्यादा होता है। इसके अलावा दया की एक और हरकत है कि वो बालकनी में आके जेठालाल को बार बार बेइज्जत करती है। एपिसोड 39 में दया बालकनी से बबीता के सामने जेठालाल से कहती है कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है वो फटी हुई है। आपकी शर्ट बगल में से किधर? क्या ऐसी बातें पूरी सोसाइटी के सामने चिल्लाकर की जाती हैं? ऐसे एपिसोड 127 में जब दया बालकनी में आती है तो जेठालाल से कहती है, आते वक्त आपकी खर्राटे की
दवाई लेकर आना। ऐसे ही एपिसोड 169 में दया बालकनी से चिल्लाती है कि आपका लकी पीला शर्ट तो नहीं मिला, लेकिन आपका लकी लहंगा मिल गया है। और एपिसोड 722 में दया के सॉक्स घर में नहीं मिलते तो वो बालकनी से जेठालाल से कह देती है कि आप टप्पू के पापा, आपने गलती से लेगिंग्स मुझे पहने हैं। ये सब भी बबीता के सामने ही होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दया ये सब जानबूझ के करती है क्योंकि उसे जेठालाल का मजाक उड़ाना बहुत पसंद है, या फिर उसे जेठालाल का बबीता के टुवर्ड्स क्रश के बारे में पता है। देखो यार, दया का कैरेक्टर कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन दिशा वाकनी की एक्टिंग हमेशा ऑन पॉइंट होती है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक एक्टर आपको इरिटेट कर दे, हंसा दे या फिर अपनी एक्टिंग से रुला दे, इसका मतलब चाहे कैरेक्टर कितना भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, वो एक्टर एक टॉप क्लास एक्टर है। एंड दैट इज द रीजन दिशा मैम इज स्टिल आइकॉनिक एंड इज नॉट रिप्लेस्ड इन द शो। वेल, ये तो थी मेरी सोच दया भाभी को लेके, लेकिन आप दया भाभी को शो में वापस देखना चाहते हो या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे ग्लैमरस कैरेक्टर बबीता सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। वो कभी अय्यर की लॉयल वाइफ होती है तो कभी जेठालाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक्टिंग है? क्या बबीता सच में दोगली है? आज के इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे हर उस मोमेंट को जो बबीता के हिपोक्रेट नेचर को दिखाता है। मिस्टर कृष्ण अय्यर और मिसेस बबीता, कहने को तो इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब तक इनका एक भी बच्चा नहीं हुआ है। शायद इसकी वजह ये है कि बबीता जी अय्यर से प्यार ही नहीं करती। इसी बात का प्रूफ हमें एपिसोड 1914 में भी मिलता है, जहां बबीता ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि अय्यर ने सारी बातें फोन पर सुन ली है, तब उन्होंने तुरंत सब कुछ झूठ बता दिया, ऐसा कहकर कि वो सिर्फ अपनी फ्रेंड को समझा रही थी। बट वॉज इट एक्चुअली द केस, या फिर ये झूठ सोसाइटी में अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला गया था? डाइवोर्स के बाद न सिर्फ उनकी बदनामी होती, बल्कि उन्हें गोकुलधाम सोसाइटी भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि बबीता जी को शॉपिंग और लेटेस्ट फोन का बहुत शौक है, और अगर वो सिंगल हो जाती तो उन्हें खुद काम करना पड़ता, जो उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए बबीता ने अपनी दिल की असली बात छुपा ली। अब सवाल ये उठता है कि अगर बबीता अय्यर से प्यार नहीं करती तो किससे करती है? गोकुलधाम सोसाइटी में सभी जेंट्स को बबीता जी भाई कहकर बुलाती है, जैसे सोडी भाई, भिड़े भाई, हाथी भाई, पोपट भाई और अब्दुल भाई। लेकिन सिर्फ जेठालाल को ही वो जेठा जी कहकर बुलाती है। एपिसोड 187 में तो बबीता ने जेठालाल को एक फ्लाइंग किस भी दी थी, सिर्फ एक बच्चे के कहने पर। अगर वो चाहती तो मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक और अनमिसेबल मोमेंट था एपिसोड 67 में, जब जेठालाल घर में अकेला होता है और बबीता जी फोन ठीक करवाने के बहाने उसके घर आई थी। अब फोन खराब होना एक बहाना था या असली रीजन, ये तो बबीता जी ही जाने। लेकिन उस सीन में जो केमिस्ट्री थी वो किसी भी रेगुलर पड़ोसी के बीच की नहीं लगती। जिस तरह से बबीता ने जेठालाल से बात करी, उसकी सॉफ्ट वॉइस, सटल एक्सप्रेशंस और बालों को धीरे से आगे पीछे करना, ये सब जेस्चर्स उसके अंदर छुपी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उस मोमेंट में जेठालाल का ऑकवर्ड येट ड्रीमी रिएक्शन देखकर तो लग ही गया था कि ये वन साइडेड नहीं हो सकता। इनफैक्ट टुडे व्हेन आई रीवॉच्ड दैट एपिसोड तो इवन आई वाज अ बिट एम्बैरेस्ड। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है एपिसोड 121 में, जब बबीता और जेठा जी के कपड़ों का कलर मैच हो गया था। नॉर्मल लोग इसे कोइंसिडेंस बोलते, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया में ऐसा कोइंसिडेंस कभी रैंडम नहीं होते। बबीता ने जब जेठालाल को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ा सरप्राइज था, और उसने जेन्युइनली एक स्वीट सी स्माइल भी जेठालाल को पास करी थी, जैसे उसे खुशी हो रही है कि जेठा जी के साथ उसका मैच हो गया। और तो और शो में एक ही पैटर्न है, जब भी जेठालाल अय्यर का मजाक उड़ाता है, बबीता इंस्टेंटली अय्यर को चुप करा देती है, ऑलमोस्ट प्रोएक्टिवली। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं चाहती कि कोई भी जेठालाल की बेइज्जती करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में जेठालाल के लिए एक सॉफ्टनेस है जो वो हर बार छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन वो खुद भी कभी मौका नहीं छोड़ती अगर उससे जेठालाल से कभी नुकसान हो। इस बारे में आगे बात करेंगे। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बबीता जी के दिल में या तो अय्यर के लिए कुछ नहीं है या फिर जेठालाल के लिए कुछ जरूर है। इसके और भी एग्जाम्पल मिलते हैं जब बबीता जी ने खुद के पति अय्यर को मेंटली हरास किया था, जैसे एपिसोड 59 में जब जेठालाल ने बबीता को 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि बबीता ये पैसे सुंदरलाल की स्कीम में लगाएगी, जिसमें पैसे डूबने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन बबीता ने अय्यर को धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो जेठालाल से पैसे मांग लेगी, और जेठालाल तो है ही बबीता का दीवाना, वो तो दे ही देगा। ये सुनकर अय्यर ने पैसे दे दिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बबीता जेठा जी के पास किसी तरह की मदद मांगे। ये सब सिचुएशन बताते हैं कि अय्यर एक अच्छा हस्बैंड है। वैसे अय्यर एक अच्छा हस्बैंड है, इस पे तो मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं। एपिसोड 194 में उसने बबीता का बर्थडे बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया था। व्हाइल ही वाज नॉट हैप्पी ऑफ जेठालाल बीइंग देयर, ही एक्चुअली अरेंज्ड अ वेरी नाइस पार्टी। एपिसोड 465 में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर उसने बबीता को एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी, एंड ही स्पेंड अ वूपिंग 4 lakhs ऑन इट, एंड बेचारा उस चक्कर में जेल भी जाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब अय्यर को ये पता चलता है कि बबीता जी अब उसे प्यार नहीं करती, सिर्फ एक झूठी खुशी दिखाने के लिए उसके साथ रह रही है, तो ये डिसाइड करता है कि वो बबीता से डिवोर्स लेकर उसे इस झूठे रिश्ते से आज़ाद कर देगा, ताकि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी सुकून से जी सके।
सच में खुशी के साथ गुजार सके। इन सब एपिसोड से एक बात तो साफ कंफर्म होती है कि अय्यर बबीता जी से सच्चा प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, लेकिन बदले में बबीता जी हमेशा उसकी बेइज्जती ही करती है। जब भी जेठालाल अय्यर का मजाक उड़ाता है, बबीता जी कभी उसका सपोर्ट नहीं करती, बल्कि हर बार अय्यर को ही चुप करा देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जेठालाल के मजाक पसंद आते हैं। ये एटीट्यूड एक लॉयल वाइफ का तो बिल्कुल नहीं लगता। उसे हमेशा अपने पति के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो हमेशा जेठालाल की साइड लेती है। ये सब देखकर तो लगता है कि बबीता जी का अय्यर में ना तो कोई इंटरेस्ट बचा है, ना ही प्यार और ना ही कोई रिस्पेक्ट। एंड नॉट जस्ट अय्यर, आई थिंक बबीता का जेठालाल से भी फीलिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास मनी पावर है। एपिसोड 2374 में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक XYZ 0074 फोन ना मिलने पर बबीता ने जेठालाल पर कैसे गुस्सा निकाला। और तो और सोसाइटी और महिला मंडल के सामने उसने जेठालाल को सिर्फ एक मुनाफा कमाने वाला बिजनेसमैन कह दिया। जब ये बात जेठालाल को पता चली तो उसे दिल से दुख हुआ, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। पर फिर भी जेठालाल बबीता जी के लिए गुलदस्ता और सॉरी का कार्ड लेकर आया। और ऐसा ही कुछ एपिसोड 3308 में हुआ था, जहां 3 व्यापारियों ने उसका और जेठालाल का फोन छीन लिया था। जेठालाल उन लोगों को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बबीता ने उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे ही दोषी मान लिया और सोसाइटी के सामने इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। ये सब देखकर लगता है कि बबीता जी एक एहसान फरामोश औरत है। कितनी बार जेठालाल ने उसकी मदद की है। जब भी उसे कोई होम अप्लायंसेस चाहिए होते हैं, जेठालाल उसे अपनी दुकान से बेस्ट रेट में देता है, एंड कई बार घाटे के सौदे में। इनफैक्ट जब अय्यर के बॉस को गुजराती खाना चाहिए था और बबीता को वो बनाना नहीं आता था, तब जेठालाल ने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर नट्टू काका और भागा के साथ मिलकर दाल ढोकली बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ बबीता के कहने पर। इन सब बातों से ये साफ पता लगता है कि जेठालाल हर हाल में बबीता की मदद करता है, लेकिन बबीता जेठालाल को सिर्फ तब याद करती है जब उसे कोई काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एपिसोड 23 में जब अय्यर के पास चंदा देने के लिए पैसे नहीं होते, तब बबीता जेठालाल से पैसे मांगती है और उस पर एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिससे जेठालाल मना नहीं कर पाता। सबको देखकर तो यही लगता है कि बबीता गोकुलधाम सोसाइटी की सबसे मतलबी औरत है। और सबसे शॉकिंग बात यह कि अगर आप सोच रहे हो कि बबीता जी अब किसी से प्यार करती हैं, तो जवाब है उसका कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था, देबू। एपिसोड 275 में हमने देखा था कि एक सो कॉल्ड फ्रेंड बनकर देबू बबीता के घर आता है और उसके लिए एक स्विमर जॉब का ऑफर लेके आता है। बबीता तुरंत वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि अय्यर क्लियरली उसे मना करता है, लेकिन बबीता ने अय्यर की बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि हो सकता है देबू उसका पास लवर है, जिससे वो मना नहीं कर सकती थी। इन सब बातों से ये क्लियरली समझ आता है कि बबीता जी के लिए सबसे पहले आती है अपनी इमेज और कंफर्ट। अगर किसी इंसान की वजह से उनका कंफर्ट या सोशल स्टैंडिंग हर्ट होती है, चाहे वो इंसान कितना ही लॉयल एडमायरर क्यों ना हो या फिर उसका खुद का हस्बैंड, वो उसे बिना सोचे समझे ब्लेम कर देती है। एक तरफ बबीता जी का ग्लैमरस इमेज है, सबसे फैशनेबल, मॉडर्न और इंग्लिश स्पीकिंग कैरेक्टर ऑफ गोकुलधाम, लेकिन दूसरी तरफ उनके डिसीजंस, उनका बिहेवियर उन्हें काफ़ी मैनिपुलेटिव और अपॉर्चुनिस्टिक बना देता है। जहाँ उन्हें टेंशन मिलती है, वहाँ वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं, और जहाँ उनका फ़ायदा नहीं होता, वहाँ वो कोल्ड और डोमिनेटिंग बन जाती है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात यह है कि बबीता जी का कैरेक्टर क्लियरली कुछ नहीं कहता। वो कभी जेठालाल को ओपनली रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ भी नहीं करती। कभी अय्यर के लिए इमोशंस दिखाती हैं, लेकिन कभी उसी को इग्नोर भी करती हैं। इन सब चीज़ों से ये इंप्रेशन मिलता है कि बबीता जी सिर्फ वही करती हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट हो। तो क्या बबीता जी दोगली हैं? टेक्निकली स्पीकिंग यस, क्योंकि एक तरफ वो अय्यर के साथ मैरिड होने के फिकेट मेंटेन करती हैं और दूसरी तरफ जेठालाल से ऐसी बॉन्डिंग बनाए रखती हैं जो हर बाउंड्री को क्रॉस करती है। उनका लॉयल्टी, लव और रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में क्लियरली विजिबल नहीं होता। वो कभी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं लगती, बस सोशली सेफ रहना चाहती है। और जब एक इंसान अपने इमोशंस, रिलेशनशिप्स और एक्शंस सब सिर्फ कंफर्ट के लिए मैनिपुलेट करे, तो उसे दोगला ही कहा जाता है। शायद इसीलिए बबीता जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। वेल, ये तो थी मेरी थॉट्स, लेकिन आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तारक मेहता के उल्टे चश्मा का एक कैरेक्टर जो शो में तो एक ज्ञानी पुरुष के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर अक्सर उस ज्ञान से बिल्कुल उल्टा होता है। एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी कमेंट्स फॉर पार्ट 2 इन द टप्पू सेना वीडियो, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी की। चंपकलाल का कैरेक्टर शो में गांधी जी के प्रिंसिपल फॉलो करने वाला, सबको समझाने वाला और वैल्यूज की मूर्ति के रूप में प्रेजेंट किया गया है। उनका कैरेक्टर
हमेशा हमें ऊंची सोच, सेल्फ कंट्रोल और प्रॉपर बिहेवियर की तरफ प्रेरित करता है। लेकिन अगर आप शो को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि वो खुद ही इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, सिर्फ दूसरों से फॉलो करवाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हमें कई सारे एपिसोड में मिलते हैं, जहाँ चंपकलाल का जो बिहेवियर होता है वो उनके ज्ञानी इमेज से बहुत अलग होता है। एपिसोड 91 में जहाँ हाथी भाई एक ऑटो में फंस जाते हैं, उस वक्त सोडी, मेहता, भिड़े और जेठालाल मिलकर बहुत मेहनत करते हैं कि उसको ऑटो से बाहर निकाला जाए। जेठालाल अपनी हमेशा मजाक वाली आदत में हाथी भाई को रोड रोलर कह देता है, विच श्योरली रॉन्ग, एंड इसी बात पे चंपकलाल भी उसे टोकते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कहना गलत है, वजन या शक्ल पर हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। लेकिन एपिसोड 1020 में चंपकलाल खुद ही जेठालाल को वजनवीर बुलाते हैं। ये बेइज्जती सिर्फ घर के अंदर नहीं होती बल्कि सोसाइटी के सामने भी कई बार हो चुकी है। अगर वो बॉडी शेमिंग के खिलाफ हैं तो अपने ही बेटे के लिए क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ये हिपोक्रेसी कैसे जस्टिफाई हो सकती है? हर दूसरे तीसरे एपिसोड में ये होता है, कभी बीच सभा में, कभी दया के सामने, कभी टप्पू के सामने, हर जगह जेठालाल की इंसल्ट होती है और इंसल्ट का करता धरता और कोई नहीं, उसका खुद का पैदा होता है। एक और क्लासिक एग्जांपल है एपिसोड 982 का। इस एपिसोड में जेठालाल की नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि दया सपने में अंताक्षरी खेल रही होती है और गाना गा रही होती है। जेठालाल को रात भर डिस्टर्ब किया जाता है और जब सुबह 4 बजे आखिरकार उसे नींद मिलती है तो चंपकलाल आते हैं गुस्से से, जैसे उन्होंने कोई बड़ा पाप कर दिया हो। जबकि चंपकलाल को पूरी कहानी पता थी, लेकिन फिर भी वो बिना सोचे समझे जेठालाल को डांटना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह के न्याय है? अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर सोचिए कि चंपकलाल की बातें और एक्शंस कैसे हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं और इस हिपोक्रेसी को कैसे समझा जा सकता है। अब आते हैं एपिसोड 826 पे, जहाँ पे चंपकलाल ने हद ही पार कर दी थी। इस एपिसोड में जेठालाल और दया के बीच बहस हो रही होती है और जेठालाल सुंदर की माँ को और उसके भाई को नमूने कह देता है, विच दे एक्चुअली आर। लेकिन इन सब वजह से दया गुस्सा हो जाती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जेठालाल अपने यूजुअल मजाक वाले अंदाज में दया को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर टेप लगा देता है और इस पूरे सीन में बस मियाँ बीवी की हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। लेकिन अचानक वहाँ चंपकलाल आ जाते हैं और बिना किसी बात को समझे, बिना पूरी चीज को जाने, वो जेठालाल पर टूट पड़ते हैं और गुस्से में आके जेठालाल को पनिशमेंट देते हैं कि अब तू पूरे दिन मुंह पे टेप लगा के घूमेगा। व्हाइल इट डिड नॉट हैपन, बट स्टिल ये वही चंपकलाल है जो हर वक्त कहते हैं पूरा सच जाने बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे खुद के प्रिंसिपल का वायोलेशन क्यों किया गया? आप हमेशा सबको समझाते हैं कि शांति, समझदारी और पेशेंस से काम लेना चाहिए, लेकिन जब बात खुद के बेटे पे आती है तो आप खुद कंट्रोल से बाहर कैसे हो जाते हैं? इस हिपोक्रेसी को देखकर ये पूरी सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि एक तरफ वो सबको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही बेटे पर सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। एक और पॉइंट ये भी है कि चंपकलाल कभी भी दया को डांटते हुए नहीं दिखते, चाहे दया कितनी भी गलती कर ले। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये किसी भी तरह से फेयर है? क्या दया की हर गलती को इग्नोर करना और जेठालाल को हर गलती का जिम्मेदार बनाना एक पिता का नए तरीके से प्यार दिखाना है? ये इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप्स काफी क्लियर वे में शो में दिखाई देती हैं। जेठालाल को हर छोटी से छोटी बात पर डांट मिलती है, लेकिन दया को कभी भी कुछ नहीं कहा जाता। क्या सिर्फ ये एक पिता का प्यार है या फिर कुछ और? ये पॉइंट ये भी दर्शाता है कि चंपकलाल का कैरेक्टर काफी बायस्ड है और उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके दिखाए गए ज्ञान के बिल्कुल उल्टा काम करती हैं। ये हिपोक्रेसी ही उसकी असली पर्सनैलिटी को रिवील करती है। उनकी पूरी जिंदगी एक कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है, जो दिखाने के लिए एक चीज है और जो असल में करते हैं वो कुछ और ही होता है। इसके अलावा हमने कई बार देखा है कि कैसे चंपकलाल अपने बेटे जेठालाल को छोटे बच्चे की तरह डांटते हैं। काफी बार तो उसने मार भी खाई है। एपिसोड 253 में हम देखते हैं कि कैसे चंपकलाल ने अपने बेटे जेठालाल को अपनी छड़ी से मारते मारते घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। ये जेठालाल के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था क्योंकि हर कोई उस मोमेंट को देख रहा था। और उसी एपिसोड में चंपकलाल सोसाइटी के लोगों को भी धमकी देते हैं कि अगर किसी ने जेठालाल को अपने घर में रखा तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। एपिसोड 3313 में भी जब जेठालाल से बबीता का मोबाइल खो जाता है तो चंपकलाल जेठालाल को मारने के लिए उसके पास स्टिक लेकर आते हैं और इस बार भी वो स्टिक उसे मार ही देते हैं। वो तो अच्छा होता है कि अय्यर बीच में आ जाता है और वो छड़ी अय्यर को लगती है। इस सीन में भी चंपकलाल को अभी पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को जेठालाल पे उतार दिया। ये सीन एक और एग्जांपल है जहां चंपकलाल खुद अपने ज्ञान को इग्नोर करते हैं और बस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जब उन्हें पूरी बात नहीं पता होती तब वो खुद ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी बात पे तब तक भरोसा नहीं करनी चाहिए जब तक हमें उस पूरी बात का विवरण पता ना हो। एंड अगेन वन मोर टाइम ही डिड नॉट फॉलो हिज ओन एडवाइस। इन सभी सीन को देखकर ये लगता है कि चंपकलाल एक टॉक्सिक फादर है जो सिर्फ अपने बेटे को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड है। जेठालाल की लाइफ के हर डिसीजन में चंपकलाल का इंटरफेरेंस रहता है, जैसे कि उसे क्या खाना है, कब सोना है, किससे बात करनी है, सब कुछ उनके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जेठालाल अपने बापूजी को बेइंतहा रिस्पेक्ट करता है और हर दूसरे तीसरे एपिसोड में देखने को मिलता है कि कैसे जेठालाल उनके पैर छूता है, हर वक्त उनकी बात मानता है। एंड आई कैन अश्योर यू वो एक ग्रीन फ्लैग बेटा है। लेकिन उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो
रहा है वो अनफेयर है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जेठालाल उनका एडॉप्टेड सन है, क्योंकि एक रियल फादर का सबसे बड़ा काम होता है अपने बेटे पे ट्रस्ट करना। लेकिन एपिसोड 2348 में चंपकलाल सिर्फ एक अननोन नंबर से आए कॉल पर मान लेते हैं कि जेठालाल जुआ खेलता है और 35,000 हार चुका है, और बिना कंफर्म किए वो बंदर जैसे इधर उधर चले जाते हैं पैसे मांगने के लिए, बिना ट्रस्ट किए अपने बेटे पर। और जब पता लगता है कि जेठालाल निर्दोष है, तब चंपकलाल का ज्ञान कहाँ चले जाता है। आजकल के एपिसोड में चंपकलाल गांधी जी बनकर ज्ञान देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के एपिसोड में उनकी इमेज कुछ और थी। एपिसोड 155 में वो बालकनी से कुल्ला करते हुए भिड़े के सर पर थूक देते हैं, और जब भिड़े पोलाइटली बोलता है कि ऐसा मत क्या करो, तो उल्टा वो उसकी ही गलती निकालते हैं। आयरनी ये है कि जब जेठालाल अपने बेटे टप्पू को डांटता है तो चंपकलाल को बर्दाश्त नहीं होता और वो प्रोटेक्टेड दादाजी बन जाता है और हर वक्त टप्पू की साइड लेता है। लेकिन जेठालाल के लिए उसके पास सिर्फ डंडा और डांट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कई बार देखा है कि चंपकलाल महिला मंडल का लीडर बनने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जब मात आती है मर्दों की तो सर की हवा निकल जाती है। While I understand he is an elder, लेकिन पूरी सोसाइटी का नहीं, सिर्फ अपने घर का। एंड आई डोंट थिंक उसे सोसाइटी में किसी पे भी रोक लगाने का कोई हक है। एक और चीज जो नोटिस करने वाली है कि चंपकलाल ने अपनी लाइफ में खुद की कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं की है। पूरा जीवन सिर्फ गाँव में अपने बाप के खेतों पे काम करते हुए निकाल दिया, और जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो शहर में अपने बेटे के घर में फुल एसी कंफर्ट में मजे ले रहे हैं। बेटे के पैसों पर जिंदगी का ऐश वर्जन चालू है। लेकिन आयरनी ये है कि जिस दम पर आज ये कंफर्ट की जिंदगी मिल रही है, उसी बेटे जेठालाल के लिए एक शब्द भी इज्जत का नहीं निकलता। जब भी मौका मिलता है उसे नीचे दिखाया जाता है, डांटा जाता है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। जेठालाल की सक्सेस का उसको 1% क्रेडिट भी नहीं मिलता उसके बापूजी से। ये रिलेशन रिस्पेक्ट और लव से ज्यादा गिल्ट और फियर पे चलता दिख रहा है। हमें पता है कि ये कॉमेडी शो है और कुछ सीन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखे गए हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉमेडी टॉक्सिक पेरेंटिंग के लेवल तक गिर जाती है और उसी वक्त हमें लगता है कि चंपकलाल एक संस्कारी बापू कम और एक ओवर कंट्रोलिंग टॉक्सिक फादर ज्यादा बन जाते हैं। चंपकलाल एक ऐसा कैरेक्टर है जो शो में ज्ञानी पुरुष के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असल में उनका बिहेवियर काफी बायस्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी और कभी कभी टॉक्सिक भी लगता है। हिपोक्रेसी सिर्फ 1 या 2 एपिसोड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज में ही बार बार रिफ्लेक्ट होती है। जेठालाल जैसे हार्ड वर्किंग और इमोशनली सप्रेस्ड कैरेक्टर के साथ उनका बिहेवियर हम सबको कंफ्यूज कर देता है। वैसे आपको क्या लगता है, चंपकलाल सच में एक आइडियल फादर है या उसे इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, एक डिसिप्लिन और संस्कारी इंसान माना जाता है। वो हमेशा शिष्टाचार की बातें करता है, रूल्स और वैल्यूज का उपदेश देता है और अपनी लाइफ एक आइडियलिस्टिक तरीके से जीने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो भिड़े सिर्फ एक स्ट्रिक्ट और रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी और हिपोक्रिटिकल पर्सनैलिटी भी है। कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिसमें उसके एक्शंस और वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। भिड़े एक मिडिल क्लास सेल्फ मेड इंसान है जो हमेशा मेहनत और ईमानदारी की बात करता है, लेकिन कई सिचुएशन में उसकी हिपोक्रेसी क्लियर दिखाई देती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिज बिहेवियर टुवर्ड्स जेठालाल। भिड़े हमेशा जेठालाल को टारगेट करता है और उसको सिर्फ पैसों का भूखा व्यापारी बताता है, लेकिन जब बात खुद के अचार पापड़ के बिजनेस की आती है तो उस बिजनेस में उसको कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू रिमेंबर एपिसोड 607 में भिड़े जेठालाल की शॉप से मोबाइल लेके आता है। जेठालाल उसको इस मोबाइल के बारे में वार्न भी करता है और उसे बताता है कि एक चाइनीज मोबाइल है जिसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है और वो खराब भी हो सकता है। लेकिन भिड़े उसकी बात नहीं मानता और वो फोन जबरदस्ती लेके आ जाता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो मोबाइल खराब हो जाता है और वो जेठालाल से इस बात पे झगड़ा करता है, विच वॉज वेरी इरिटेटिंग टू वॉच। एंड एपिसोड 612 में भिड़े साहब जब खुद सड़े हुए आम बेचने लगे तो जेठालाल उसे सिखाता है कि वारंटी और गारंटी में डिफरेंट क्या होता है। इनफैक्ट उसने आम बेचते टाइम सोसाइटी में टेंट लगाने की भी परमिशन नहीं ली थी एंड खुद ही सेक्रेटरी होने का फायदा उठाया। वो छोटी छोटी बातों पे मीटिंग बुलाता है, लेकिन उसने खुद के काम के लिए मीटिंग बुलाना है या किसी को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। और सड़े हुए आम पर क्रिटिसाइज करने पर भी भिड़े मास्टर गुस्सा हो जाता है और इसकी शिकायत सीधा अपने काका से कर देता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका काका भिड़े से ज्यादा समझदार था, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ी। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब भिड़े कंप्यूटर लेने वाला था, जहां वो अपनी सोसाइटी में रहने वाले जेठालाल की पहचान से कंप्यूटर लेने वाला था, लेकिन रोड पे कहीं एक ऐड पढ़ के वो जेठालाल को कमीशन खोर साबित कर देता है, विच वॉज कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल, क्योंकि उसने अभी तक कंप्यूटर लेके चलाया नहीं था। मैं तो सीरियसली यही चाहता था कि इस एपिसोड में भिड़े सच में वो ओपेक्स कंप्यूटर वाला फर्जी कंप्यूटर लेके फंस जाता, लेकिन जेठालाल उसे इस सिचुएशन से भी बचा लेता है और उसे अपना कंप्यूटर दिलवाता है। आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जेठालाल ने कई बार साबित किया है कि वो कितना अच्छा आदमी है। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर एपिसोड 53, जहां जेठालाल उसकी दिवाली पे हेल्प करता है ताकि उसकी दिवाली खराब ना हो, वो भिड़े को 20,000 रुपए ऐसे ही दे देता है एंड ही सेज जो भी है आखिर है तो हमारा पड़ोसी। वो ना तो इस बात को चंपक को बताता है और ना ही दया को। इनफैक्ट ये बात तो अभी भी भिड़े को पता ही नहीं है। लेकिन भिड़े की हेट रेट सारी गड़ा फैमिली के लिए सेम ही है, जिसमें अगर वो सबसे ज्यादा किसी को हेट करता है तो वो है टप्पू। इफ यू रिमेंबर, सोसाइटी में कुछ भी गलत काम हो, गंदगी हो, शोर हो, बच्चे खेले या नहीं, हर चीज में गलती टप्पू की ही है।
एपिसोड 500 में टप्पू सेना जब सोसाइटी में खेल रही होती है, भिड़े उसका हाथ पकड़ के उसको खींचता है। आई अंडरस्टैंड टप्पू ने उसकी बात नहीं मानी कि वो सोसाइटी के बाहर जाके खेले, स्टिल उसे कोई हक नहीं बनता कि वो किसी और के बेटे को ऐसे पकड़े और घसीटे, एंड टू बी ऑनेस्ट ही डिजर्व दैट बाइट। एपिसोड 1598 में जब भिड़े के स्कूटर पे स्क्रैच आ जाता है, वो बिना सोचे समझे टप्पू पे इल्जाम लगा देता है कि ये स्क्रैच टप्पू ने ही किया है। वो पूरा हंगामा खड़ा कर देता है और सोसाइटी के सभी लोगों को वहाँ बुला लेता है और बार बार बिना सोचे समझे टप्पू पे इल्जाम लगाता है। वहाँ सारी सोसाइटी के लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। और बाद में जब सोडी बताता है कि वो स्क्रैच नहीं बल्कि सोडी ने किया हुआ एक मजाक है, तब उसे समझ में आता है। एज अ टीचर ही शुड अंडरस्टैंड कि किसी पे भी बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना गलत है। वो हर बार टप्पू पे बिना सोचे समझे इल्जाम लगाता है। इसका एक और एग्जांपल देखने को मिलता है एपिसोड 788 में। वो टप्पू पे इल्जाम लगाता है कि उसने भिड़े का नया चश्मा तोड़ दिया है। क्योंकि चश्मा सोनू ने तोड़ा होता है, टप्पू भी इस बात को मान लेता है और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। इनफैक्ट जब टप्पू को मार पड़ने वाली होती है, भिड़े तब भी जेठालाल को नहीं रोकता। जब सोनू बताती है कि चश्मा टप्पू ने नहीं सोनू ने तोड़ा है, तब भी भिड़े उसकी बात नहीं मानता और टप्पू पे इल्जाम लगाता है कि उसने सोनू को ये सिखाया है कि झूठ कैसे बोला जाए। इनफैक्ट जब बाद में सोनू भिड़े और माधवी की कसम खाती है, तब वो इस बात को मानता है कि हाँ, ये चश्मा सोनू ने ही तोड़ा था। वाइल आई अंडरस्टैंड कि टप्पू बहुत ही शरारती है, हर एक सिचुएशन में बिना इन्वेस्टिगेट किए टप्पू को ब्लेम करना एक अनफेयर अप्रोच है। ये सब इंसिडेंट दिखाते हैं कि भिड़े दूसरों के काम पे जल्दी जज करता है और जब गलती खुद की हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। भिड़े एक ट्यूशन टीचर है और वो शिष्टाचार और एजुकेशन को बहुत ही सीरियसली लेता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एपिसोड 347 में जब उसी टप्पू का रिजल्ट अच्छा आता है, तो सरकास्टिकली कहता है कि जिसका रिजल्ट खराब आना चाहिए था, उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आया? Why was that even necessary? टप्पू भी सारी बच्चों की तरह उसका ही स्टूडेंट है। आई थिंक टप्पू इन दिस सिचुएशन डिजर्व्ड अ लिटिल प्रेज फ्रॉम हिज टीचर, दैट इज भिड़े, नॉट हेट्रेड। इनफैक्ट तो सोनू को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट और मार्क्स को लेके बहुत डांटता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई मर गया हो। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ रिएक्शन फ्रॉम अ टीचर। इनफैक्ट इस सिचुएशन में सोनू एक्टेड बेटर देन भिड़े, और ये क्लियरली बताता है कि भिड़े सिर्फ टप्पू के खिलाफ बायस्ड है। और इस एपिसोड में तो टप्पू सोनू को समझाता भी है, प्लीज भिड़े अंकल की बात का बुरा मत मानना। भिड़े का कैरेक्टर एक अच्छी नियत वाला इंसान दिखाया गया है, लेकिन उसकी हिपोक्रेसी उसकी असलियत को एक्सपोज करती है। उसका स्ट्रिक्ट होना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों को गलत दिखाकर खुद को सुपीरियर साबित समझना सही बात नहीं है। सिर्फ टप्पू और जेठालाल से हेट ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो भिड़े ने हमेशा अपने ही फायदे का सोचा है, चाहे कोई भी हो, इवन अब्दुल भी। इफ यू रिमेंबर एपिसोड 2738 में अब्दुल दूध का दाम 5 रुपए बढ़ा देता है एंड भिड़े सारे लोगों को इकट्ठा करके ये बात करता है कि अब्दुल ने बोला है कि अगर उससे सस्ता दूध कहीं और मिलता है तो आप ले सकते हो। माइंड इट, ये वही अब्दुल है जो सोसाइटी के हर छोटे बड़े कामों में इन सबका साथ देता है, फ्री में पूरी सोसाइटी में घूमता है, सामान डिलीवर करता है, इलेक्ट्रिशियन से लेकर प्लम्बर तक हर काम में यही भिड़े के साइड में खड़ा रहता है। चलो माना कि सोसाइटी के बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती थी, ऐसे टाइम में एज अ सेक्रेटरी वो सोसाइटी वालों को समझा सकता था कि अब्दुल एक अच्छा इंसान है और वो हमारे साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। आई एम श्योर इतना भी फर्क नहीं पड़ता 5 रुपए के दूध के रेट बढ़ जाने से। जहाँ एज अ शिक्षक भिड़े को अपने स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहिए कि लालच बुरी बला है, वो खुद ही लालच में आके एपिसोड 578 में 1 करोड़ के फ्रॉड में फंस जाता है। एंड इफ यू नोटिस कि भिड़े के ड्रीम सीक्वेंस में जहाँ वो अमीर है, वो कितनी गंदी तरीके से जेठालाल से बात करता है, वो उसे बात बात पर नीचे दिखा रहा था, जो कि दर्शाता है कि भिड़े अंदर ही अंदर कैसा आदमी है और अगर गलती से वो अमीर हो गया तो वो कैसे बिहेव करेगा। एंड आई थिंक इसी थॉट प्रोसेस ने माधवी को भी थोड़ा बहुत करेक्ट कर दिया है, बिकॉज माधवी भी सेम बिहेव करती है महिला मंडल के साथ अपने ड्रीम सीक्वेंस में। इतना ही नहीं, एपिसोड 738 की लॉटरी आर्क जहाँ तारक मेहता और भिड़े लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, वो इतना सुपरस्टिशियस हो जाता है कि वो लॉटरी का टिकट 3 बार बदलने जाता है, एक बार तो रात के 2:30 बजे। इज दिस व्हाट इट टीचेस टू स्टूडेंट? इसी आर्क में माधवी भी अंजलि को चिढ़ाती है जब वो 500 रुपए की लॉटरी जीतती है, ये कह के कि आपके तो मजे आ गए। आई मीन सीरियसली, व्हाट द हेल इज दिस बिहेवियर? इसके अलावा भिड़े की और भी बहुत सी इरिटेटिंग आदतें हैं, जैसे उसे दूसरों के फड्डों में पड़ने की बहुत आदत है। एपिसोड 928 में जब जेठालाल चौकोमो को चॉकलेट की वजह से दुखी था, वो बार बार जेठालाल के पास आके पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, ताकि वो पंचायत कर सके। एंड इस बात को लेकर जेठालाल ने उसे कन्फ्रंट भी किया था कि उसे क्या पड़ी है किसी बात से कि जेठालाल के साथ क्या हुआ। भिड़े का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो एक रिस्पॉन्सिबल मेहनती इंसान है जो सोसाइटी की भलाई चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हिपोक्रेसी उसे असल इंसान होने का पता देती है। एक तरफ वो ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो वो फायदे का सोचता है और तब उसके रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भिड़े एक बुरा इंसान है, बल्कि उसका कैरेक्टर एक रियल वर्ल्ड मिडिल क्लास आदमी का रिफ्लेक्शन है, जिंदगी के प्रेशर्स, इनसिक्योरिटीज और एम्बिशंस के बीच फंसा हुआ है। और शायद इसी वजह से भिड़े का कैरेक्टर रिलेटेबल लगता है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो सही बनना तो चाहता है लेकिन कभी कभी अपनी बातों का पालन नहीं कर पाता। तो आखिर भिड़े हीरो है या विलन? शायद दोनों नहीं। वो बस एक इंसान है जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी इन परफेक्शन के साथ जीना भी सीख रहा है। मैं इस बारे में और भी बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन ये डिस्कशन हम कमेंट्स में जारी रखते हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो आई रिप्लाइड एंड रीड ऑल द कमेंट्स। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो और भिड़े को लेके, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
चलो पहले ये सीन देखो। बबीता जी भीड़े तुमने ये चुप रहे। When I used to watch this scene as a kid, I used to laugh at this scene. बिकॉज ये शो कॉमेडी के लिए बना है और जब सीन कॉमेडी के लिए बना है तो हंसी आनी बिल्कुल लाजमी है। बट अब जब मैं इस शो को रिवॉच कर रहा हूँ, आई रियलाइज देयर आर लॉट ऑफ टाइम अय्यर वाज नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेवर। देखो, जब हम एक शो को देखते हैं तो हम अपने आप को उस शो का पार्ट मानते हैं, एंड तब जब उस रियलिटी में कुछ गलत होता है तो वो हमें भी फील होता है, चाहे फिर वो एक शो ही क्यों ना हो। अगर तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि कृष्ण अय्यर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा जेठालाल का विक्टिम रहा है। पर आयरनी सिर्फ ये है कि जहाँ जेठालाल का ऑब्सेशन हमेशा कॉमेडी बन जाता है, वहाँ अय्यर की जेन्युइन कंसर्न को विलेनस दिखाया जाता है। इफ यू रियलाइज, वो ऐसा सिर्फ जेठालाल के रिलेटेड टॉपिक्स पे ही था, और हो भी क्यों ना। एक हस्बैंड की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसकी वाइफ, और सेम अय्यर के साथ भी था। सबसे पहले एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि जेठालाल की फ्लर्टिंग क्या सच में हार्मलेस थी। बहुत लोग कहते हैं कि जेठालाल सिर्फ एक फन लविंग आदमी है जो थोड़ा बबीता को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर अगर हम लॉजिकली देखें तो जेठालाल का बिहेवियर एक बॉर्डरलाइन ऑब्सेशन रहा है। एपिसोड 1065 में जब जेठालाल अय्यर का लैपटॉप लेके आता है, वो अय्यर को देख के कंपाउंड से भाग जाता है ताकि वो बबीता से अकेले में मिल सके। देखो, लैपटॉप डिलीवर करने का इंटेंट कभी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं था, ये सिर्फ बबीता के साथ अकेले में मिलने का था, which now I feel is surely not right. No matter अय्यर और बबीता की केमिस्ट्री कैसी है, this does not justify जेठा's behavior for बबीता। वो हमेशा अय्यर को इंसल्ट करने के बहाने ढूंढता है, and sometimes it went too far। जो सीन मैंने अभी आपको दिखाया, अगर रियलिटी में कोई किसी को ऐसे उसकी वाइफ के सामने ही चुप होने को बोल दे तो उसे गुस्सा आना नॉर्मल है। Obviously he will be protective of his wife from someone like जेठालाल। एपिसोड 238 में जेठालाल अय्यर को मजाक में ऑटो चलाने को बोलता है और पूछता है कि अगर आपको ऑटो चलाना नहीं आता तो आता क्या है। एपिसोड 43 में वो लिटरली गुंडों को पीटने के बहाने अय्यर को पीट देता है। एपिसोड 141 में वो अय्यर को झूठा मेहता साहब बना के गुंडों से पिटवाता है। और एपिसोड 42 में जेठालाल बबीता से सबके सामने उसके साथ गरबा करने को बोलता है। बबीता जी आइए गरबा खेलने। अय्यर उसे बहुत पोलाइटली बोलता है कि जेठालाल, कि आपको नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जिस पर जेठालाल उसे काले होने पर जोक मारता है, विच वॉज फनी बट डार्क एट द सेम टाइम। किसी की भी वाइफ के सामने आप उसी की इंसल्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके लिए उसकी हेट बढ़ती जाएगी। एपिसोड 881 में जेठालाल बबीता के घर में अकेले जाने को तैयार होता है ट्यूबलाइट ठीक करने के लिए। जब गोली उसके साथ आने को बोलता है तो वो उसके पेट पे एक मुक्का मार देता है, जो इंडिकेट करता है कि उसको बबीता के घर पे अकेले जाना था, वो भी जब उसे पता है कि बबीता घर पे अकेली है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ ये प्रूफ करने के लिए कि अय्यर की जेठा के टुवर्ड्स हेट इज जस्टिफाइड। एंड ट्रस्ट मी, एवरी हस्बैंड नोस कि दूसरे आदमी किस नजर से अपनी वाइफ को देख रहे हैं। एपिसोड 925 में जेठालाल बबीता को चोकोमोको चॉकलेट गिफ्ट करता है। अब आप खुद इमेजिन करो कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके ही घर में आके कोई और आदमी आपकी वाइफ को चॉकलेट गिफ्ट करे, और फिर अगर आप दरवाजा खोलो तो ऐसा फेस बनाए। अय्यर भाई आप। इतना सब होने के बाद भी जब भी जरूरत पड़ी है और जब भी हो सका जेठालाल की हेल्प ही की है, फिर चाहे वो चंपक चाचा के पैर से चिपके हुए डोर को निकालने में हो या कार के कूपन से इंक। इनफैक्ट एपिसोड 4254 में तो उसने जेठालाल की पैसों से भी मदद की है। व्हाइल आई अंडरस्टैंड जेठालाल लव्स दया और उसने ये सब चीजें बहुत ही बार प्रूव भी करी हैं, बट ही इज स्टिल वेरी रूड टू हर, एंड देयर इज श्योरली नो जस्टिफिकेशन कि आखिर जेठा बबीता के पीछे पागल क्यों है। जेठा हमेशा बबीता को ओवर प्रेस करता है जैसे बबीता कोई एंजल हो और जेठालाल सिर्फ उसको इंप्रेस करने के लिए दुनिया में आया हो। ये सब एक मजाक के रूप में दिखाया गया, पर अगर कोई मैरिड वुमन की हस्बैंड की रिस्पेक्ट किए बिना उसके साथ ऐसा करे तो क्या ये सही है? जेठालाल खुद मैरिड है और उसका एक बेटा भी है, एंड नो, वांटिंग अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल दिस एंड उसके साथ अकेले टाइम बिताने की कोशिश करना इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। इनफैक्ट हम कैसे रिएक्ट करते अगर जेठालाल यही सेम बिहेवियर अंजलि या माधवी के लिए हो करता जस्ट बिकॉज उसके हस्बैंड गोरे हैं? We would have felt bad because from the beginning it is shown in a way कि अय्यर बबीता को डिजर्व नहीं करता। अय्यर का कैरेक्टर एक लॉजिकल इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का है जो अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, पर जेठालाल उसकी वाइफ के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। वो कभी सोडा शॉप पे उसका मजाक बनाता है, कभी अकेले में, कभी सबके सामने, एंड इतना होने के बाद इरिटेट होना बिल्कुल नेचुरल है। अय्यर को क्लियरली पता है कि जेठालाल उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड वो अपनी मैरिड लाइफ का एक बाउंड्री सेट करता है जो हर नॉर्मल हस्बैंड करेगा। When it comes to Jetalal, he is surely a great son, but not a great husband, because he is not committed to Daya 100%. Some part of him is still attached to Babita for sure, and this is the only reason Ayyar और other husbands in the society deserves more respect. अगर ये रियल लाइफ में होता तो जेठालाल के एक्शन टॉक्सिक और इनअप्रोप्रिएट लगते। इससे हटके शो को अय्यर का पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करना चाहिए था। जेठालाल को भी रियलाइज करना चाहिए था कि फ्लर्टिंग की भी एक लिमिट होती है। अय्यर को विलन नहीं बल्कि एक नॉर्मल सेल्फ रिस्पेक्टिंग हस्बैंड के रूप में दिखाना चाहिए था। आज तक अय्यर को जो लोग रूड समझते थे उन्हें ये समझना चाहिए कि अय्यर कभी भी गलत नहीं था। वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड था जो बस अपनी डिग्निटी और वाइफ की इज्जत को बचा रहा था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने तो उसको कभी जस्टिस नहीं दिया, पर हम आज उसका सच देख सकते हैं। तो अगली बार जब तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो और अय्यर को गुस्से में देखो तो सोचना क्या ये सच में एक विलन है या फिर सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड हस्बैंड।
अंजलि मेहता यानी गोकुलधाम सोसाइटी की एकमात्र डाइटिशियन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि भाभी का कैरेक्टर एक मॉडर्न, एजुकेटेड और हेल्थ कॉन्शियस वुमेन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। शो के शुरुआत से ही उनका फोकस एक ही चीज पर रहा है, तारक मेहता को हेल्दी बनाना, जो कि वो आज तक बन नहीं पाया। क्या उनका डाइट सिस्टम साइंटिफिक है या फिर एक सुपरफिशियल गिमिक है जिससे उसका कैरेक्टर रिपीटेटिव पैटर्न में बांध कर छोड़ दिया गया है? सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल ये उठता है कि क्या अंजलि मेहता एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड डाइटिशियन है? शो में कभी भी हमें उसकी कोई मेडिकल डिग्री, न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसका हर सोल्यूशन करेले का जूस और कच्ची सब्जियों के आसपास घूमता है। लेकिन रियलिटी में एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट का काम सिर्फ ये एक दो चीजें करने के लिए लिमिटेड नहीं होता। एक प्रॉपर डाइट प्लान में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस, पोर्शन साइज, एक्टिविटी लेवल और मेडिकल हिस्ट्री तक का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बेटर फूड ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं होता। ये एक पॉपुलर मिथ है जो शो में बिना किसी साइंटिफिक बैकिंग के प्रमोट किया जा रहा है। इस पोर्ट्रेयल का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि व्यूअर्स को लगता है कि बिटर मीन्स बेटर, जबकि आज की न्यूट्रिशन साइंस कहती है कि एक्सट्रीम डाइट्स और मोनोटनी से हेल्थ सुधरने के बजाय और भी खराब हो सकती है। अंजलि का कैरेक्टर एक डाइटिशियन के नाम पे सिर्फ एक विजुअल डिसिप्लिन दिखाता है, डेप्थ नहीं। सो लेट्स डीप डाइव एंड टॉक अबाउट द एपिसोड्स। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1860 में हमने देखा है कि एक मोमेंट में अंजलि भाभी जेठालाल को चाय पिलाने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन अपने पति तारक मेहता को वो वही रोज का डोज ऑफ करेले का जूस सर्व करती हैं। ये सीन दिखने में लाइट हार्टेड लगता है, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में सोचें तो ये दिखाता है कि अंजलि की अप्रोच इमोशनली सिलेक्टिव है। एक तरफ वो अपने पति की हेल्थ के नाम पर हर लिमिट पार कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी के किसी मेंबर को रिलैक्स करने के लिए वो चाय ऑफर कर सकती है। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट सिर्फ तारक मेहता और अंजलि के बीच में नहीं, बल्कि अंजलि के अंदर खुद के लिए भी है। अगर हेल्थ एक जेन्युइन कंसर्न होती तो उसका एप्लीकेशन सब पर होता, ना कि सिलेक्टिव ट्रीटमेंट। क्योंकि क्या एक इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही मैटर करती है, इमोशनल नहीं? आई मीन कि तारक मेहता का खुश रहना इंपॉर्टेंट नहीं है rather than being physically fit। इनफैक्ट आपने कभी नोटिस किया है कि पूरे शो में अंजलि ने, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। ये दिखाता है कि अंजलि का ऑब्सेशन हेल्थ से ज्यादा तारक पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए है, और यही रीजन है कि उसका कैरेक्टर कभी भी गोकुलधाम के लिए वेलनेस आइकन नहीं बन सकता, बल्कि सिर्फ एक स्ट्रिक्ट वाइफ के रूप में पहचाना जाता है। एपिसोड 1482 में हमने देखा कि तारक मेहता चोरी छुपे जेठालाल के घर जाता है खाना खाने। उसका अपने घर के खाने से इतना मन भर गया है कि एक नॉर्मल खाना खाने के लिए उसको अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। शो ने इसे कॉमेडिक रिलीफ के रूप में यूज किया है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये मोमेंट डिस्टर्बिंग था। एक पति जो अपनी पत्नी के डाइट रिजीम से इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका है कि उसे नॉर्मल खाने खाने के लिए स्नीक आउट करना पड़ता है। दिस इजंट फनी, दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। ये कम्युनिकेशन का फेलियर दिखाता है, जहां एक तरफ कंट्रोल है और दूसरी तरफ सिर्फ साइलेंट सफरिंग एंड इमोशनल टॉर्चर। एंड इफ यू नोटिस कि हमेशा ज्ञान देने वाला चंपक भी इस हेल्दी खाने से खुश नहीं था। एपिसोड 2441 में चंपक चाचा को अंजलि भाभी का दिया गया खाना मिलता है, सिर्फ कच्ची सब्जी और थोड़ा सा नमक, तो उनका रिएक्शन काफी जेन्युइन था। वो क्लियरली ये खाना देखकर परेशान हो जाते हैं। एंड यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि टेस्ट भी न्यूट्रिशन का पार्ट होता है, और ऐसा खाना जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं हो, कोई वार्मथ नहीं हो, कोई इंजॉयमेंट नहीं हो, कोई प्यार नहीं हो, वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। और वही खाना तारक मेहता को रोज दिया जाता है। एक प्रॉपर डाइट में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, टेस्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन अंजलि का प्लान हर पैरामीटर को इग्नोर करता है सिर्फ कड़वे खाने के लिए। एपिसोड 1481 में हमें ये पता लगता है कि तारक मेहता अपना टिफिन जो अंजलि के बनाया हुआ होता है ऑफिस के पियोन को दे देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। डोंट यू थिंक कि ये एक इनडायरेक्ट क्राई फॉर हेल्प है? एक वर्किंग प्रोफेशनल अपना लंच किसी और को दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खुद को खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। एंड क्लियरली प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। इस मोमेंट से क्लियर पता लगता है कि तारक अंजलि की फेयर में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। वो इंटरनली टॉर्चर झेल रहा है जिसमें ना कोई सोल्यूशन है, ना कोई एस्केप, एंड दिस इज श्योरली नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। एंड इसी आर्क में अगर आपको याद हो कि एपिसोड 1487 में महिला मंडल को पता चलता है कि पुरुष मंडल सिर्फ तारक की हेल्प करने के लिए उसके घर में छुप के बाहर का खाना खिला रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं थी, ना ही कोई अनहेल्दी इंडल्जेंस। बस कुछ दोस्त अपने एक दोस्त की इमोशनल सिचुएशन को समझकर उसे एक नॉर्मल मील दे रहे थे। लेकिन जब महिला मंडल और खासकर दया को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना सोचे समझे सब पर मिर्ची का धुआं कर दिया। आई मीन लिटरली दिस इज द पीक ऑफ फिजिकल टॉर्चर। ये मोमेंट एक बड़ा सिंबल बन जाता है जहाँ हेल्थ के ऑब्सेशन ने एम्पैथी की जगह ले ली। पुरुष मंडल ने कोई क्राइम नहीं किया था, शराब नहीं पिया, अनहेल्दी बिंज नहीं किया, सिर्फ एक दुखी दोस्त के लिए सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। लेकिन अंजलि के स्ट्रिक्ट डाइट कल्चर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां दोस्ती भी पनिशमेंट बन गई। दया का आइडिया मिर्च का धुआं उनके लिए लिटरल टॉर्चर बन गया। इससे समझ में आता है कि जब किसी इंडिविजुअल का ऑब्सेशन पूरी सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालने लगे तो उसका सिर्फ इफेक्ट एक पर्सनल लेवल पे नहीं रहता, कम्युनल हो जाता है।
अंजलि का कैरेक्टर ऐसे ही कंट्रोल का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, जहां इंटेंशन चाहे अच्छी हो लेकिन एग्जीक्यूशन टॉक्सिक है। इनफैक्ट एपिसोड 325 में तो बच्चे भी तारक मेहता का मजाक उड़ाते हैं उनके डाइट को लेकर। ये सिर्फ एक घर के अंदर की प्रॉब्लम नहीं रही, पूरी सोसाइटी में तारक मेहता का फूड रूटीन एक जोक बन के रह चुका है और ये पब्लिक एम्बैरेसमेंट किसी भी आदमी की सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर सकता है। इनफैक्ट मैं एक और आइकॉनिक मोमेंट का जिक्र करना चाहूंगा जो कि आया था एपिसोड 1333 में, जब अंजलि भाभी ने सबके सामने संतरिस जूस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। नाम तो बड़ा फैंसी था लेकिन असली में ये सिर्फ एक मिक्सचर था, अदरक, आंवला, नीम, पुदीना, नींबू एक्सेट्रा। ये सिर्फ एक कॉमेडिक मोमेंट नहीं था बट ये क्लियरली दिखाता है कि उसका हेल्थ नॉलेज कितना सरफेस लेवल और परफॉर्मेटिव है। आई मीन रियली यू थिंक कि 7 कड़वी चीजों को मिला दो तो एक हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा। गोकुलधाम जैसे सोसाइटी में जहां लोग हर छोटी बात पे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये फेक वेलनेस एटीट्यूड एक गलत प्रेडिकामेंट सेट करता है। हेल्थ अवेयरनेस के नाम पर गलत ज्ञान देना लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। ये सब देखकर एक चीज और क्लियर होती है कि अंजलि का हेल्थ के नाम पर जो कंट्रोल है वो सिर्फ उनके और तारक के बीच का एक पर्सनल मैटर नहीं रहा, उसका असर पूरे गोकुलधाम के एनवायरनमेंट पर पड़ता है। इनफैक्ट लुकिंग एट द पीपल इन द सोसाइटी, दे वर नॉट इवन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस जूस। और अंजलि के ओवर कंट्रोलिंग नेचर का लेवल एपिसोड 362 में तो सबसे ज्यादा ऊपर चले गया था। अगर याद हो तो टप्पू सेना, जो कि अधेड़ उम्र की लगती है, तारक मेहता के घर पे पार्टी करते हैं पिज्जा की, लेकिन जब अंजलि को पिज्जा का बॉक्स मिलता है तो बिना किसी वजह के वो पूरा शक तारक मेहता पे करती है, जबकि बेचारा तारक मेहता उस मोमेंट में इन्वॉल्व भी नहीं होता। और मान लो अगर उसने एक स्लाइस खा भी लिया होता तो क्या हो गया? क्या वो क्राइम हो गया था? इसमें इतना बड़ा ड्रामा करना जस्ट टू कीप हिम अंडर अंजलि सो कॉल्ड डिसिप्लिन इतना ओवर द टॉप लगता है कि लॉजिक छोड़ो इमोशनल भी बन जाता है। और सबसे बेकार पार्ट कि टप्पू सेना जो अब कॉलेज कंप्लीट करने लायक दिखते हैं, और क्लाइमैक्स डॉक्टर आती बोलता है कि उसके पास एक मशीन है जो पेट के अंदर का खाना स्कैन करके ये बता देती है कि ये किसने किया गया था। आर यू सीरियस? अगर मैं ये बात अपने 10 साल के भतीजे को भी बोलूंगा तो भाई वो हंस हंस के पेट पकड़ के गिर जाएगा। एंड फिर आते हैं ये क्रिएचर जिनके बिहेवियर के बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। टप्पू सेना के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर चाहो तो वो देख सकते हो। नीचे कमेंट्स में लिख दो कि आपको ये पूरे आर्क कैसा लगा एंड टप्पू सेना ने अपनी अंजलि पे थॉट जरूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और खुद को मेंटली सेटिस्फाई करूंगा। देखो, अंजलि मेहता का कैरेक्टर एक टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बोल्ड और रिफ्रेशिंग चेंज लेके आता था, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन जो अपने पति की हेल्थ का ध्यान रखती है। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट फ्रीज हो गया। वो एक ऑब्सेसिव कंट्रोलर बन गई जिसकी हेल्थ अवेयरनेस में ना तो लॉजिक था, ना ही बैलेंस और ना ही कोई इमोशन। उनके डाइट प्लान्स का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, उनके एक्शंस का कोई इमोशन कनेक्ट नहीं है और उनकी पर्सनल ग्रोथ शो में कभी दिखाई ही नहीं गई। वो सिर्फ तारक को कंट्रोल करते हुए और सोसाइटी में अपना इमेज बनाए रखते हुए दिखाई गई हैं। एक पॉइंट के बाद वो मॉडर्न भी नहीं लगती, बस फोर्सफुली मॉडर्न दिखने वाली वुमेन बन जाती है जिसकी डेप्थ में कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ये तो बस कुछ ही एपिसोड हैं जो हमने आज डिस्कस किए। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक टारगेट विल बी 5000 लाइक्स। एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि अंजलि भाभी का डाइट सिस्टम के सच में हेल्थ कॉन्शियस है या सिर्फ कंट्रोल का डिस्गाइज्ड फॉर्म? कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें बिना जज किए समझे और सपोर्ट करे, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े और जेठालाल का रिश्ता हमेशा वन साइडेड ही रहता है, जिसमें हर मोमेंट में जेठालाल तो भिड़े की साइड लेता है, लेकिन भिड़े ने अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाकर कई बार जेठालाल को नीचा दिखाने की कोशिश की है और कभी कभी उसके वेट का भी मजाक उड़ाया है। कभी उसके बिजनेस डिसीजन को क्वेश्चन करता है और कभी कभी उसे डायरेक्टली चोर साबित करने के लिए तैयार होता है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12 से, जहां हम देखते हैं कि भिड़े ने सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर मोटापे पर सुविचार लिख दिया था। ये इनडायरेक्टली जेठालाल को टीस करने के लिए था, बिना किसी वजह के, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसा हमने कई बार देखा है कि भिड़े किस तरह जेठालाल के मोटे होने का मजाक बनाता रहता है। एपिसोड 96 में भी हमें एक और एग्जाम्पल मिलता है। इस एपिसोड में भिड़े ने सबके सामने जेठालाल की बुरी तरीके से बॉडी शेमिंग करी थी और उसे ड्रम से कंपेयर किया था। ये एक तरह से पब्लिक इंसल्ट थी जो किसी भी फ्रेंड को हर्ट कर सकती थी। ठीक है, अगर आप जेठालाल की केयर करते हो तो एपिसोड 98 में उसकी बैक बिटिंग तो नहीं करते। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि भिड़े सोडा शॉप में बैठा होता है और सब दोस्तों के सामने जेठालाल के नए एक्सरसाइज रेजोल्यूशन का मजाक उड़ा रहा होता है और वो कहता है कि ये रेजोल्यूशन 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। अगर भिड़े सच में चाहता है कि जेठालाल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे तो उसे बैक बाइटिंग करने के बजाय मोटिवेट करना चाहिए था, पर ऐसा भिड़े ने कभी नहीं किया। उल्टा हमेशा जेठालाल को मोटापे का मजाक बना के पोक ही किया है। एपिसोड 472 में भी एक सिमिलर पोकिंग मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ भी भिड़े जेठालाल को इनडायरेक्टली टारगेट करता है और उसके फिजिकल अपीयरेंस का मजाक बनाता है, विच इज अगेन अननेसेसरी। और ये पोकिंग यहीं पे नहीं रुकती।
जेठालाल को परेशान करने के लिए भिड़ा हमेशा सोसाइटी के मेंटेनेंस के नाम पर उसे सुनाता रहता है। हर बार नोटिस भेजना, हर बार लेट पेमेंट के लिए ताने मारना, ये सब एक तरीके से उसकी अथॉरिटी दिखाने का जरिया बन चुका है। एपिसोड 319 में हम देख सकते हैं कि किस तरह भिड़े पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने जेठालाल को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेठालाल ने अब तक मेंटेनेंस नहीं भरा। अब ये कोई तरीका नहीं है किसी को सबके सामने एम्बेरस करने का। मैं मानता हूँ कि जेठालाल लेट है, लेकिन अगर कोई मेंबर टाइम पे मेंटेनेंस नहीं देता तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी उसे सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है, उसके बाद एक रिटर्न वार्निंग और उसके बाद डायरेक्टली फाइन इशू किया जा सकता है। लेकिन बार बार जेठालाल को मेंटेनेंस के नाम पे पोंक करना भिड़े के अंदर छुपी जेलसी को दिखाता है, शायद इसलिए क्योंकि जेठालाल इतना अमीर होने के बावजूद टाइम से पैसा नहीं देता सो दैट ही कैन असर्ट हिज अथॉरिटी। आई मीन ठीक है, जेठालाल इज एट रॉन्ग हेयर, बट ये इशू सेक्रेटरी और मेंबर के बीच का है एंड एज पर रूल्स ही कुड हैव फाइंड जेठालाल विदाउट एनी इश्यूज। इनफैक्ट इतनी जेलसी और हेट कभी भी जेठालाल की तरफ से देखने को नहीं मिलती, बल्कि उल्टा जेठालाल तो हमेशा भिड़े की मदद करने के लिए खड़ा रहता है बिना किसी शिकायत के। एपिसोड 2217 और एपिसोड 581 में हम देखते हैं कि जब भिड़े को पैसों की प्रॉब्लम होती है या उसे किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, वो हमेशा जेठालाल को ही याद करता है और जेठालाल भी हमेशा बिना किसी ईगो के, बिना किसी डीले के उसकी मदद करता है। ये उसके साफ दिल और असली दोस्ती को रिफ्लेक्ट करता है। एपिसोड 1360 में भी ये क्लियरली दिखाई देता है। इस एपिसोड में जेठालाल भिड़े की एनिवर्सरी के सरप्राइज के लिए सूट खरीदता है और इवन एक कार भी बुक करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भिड़े के लिए खुशी लाना चाहता था। ये दोस्ती का एक रेयर और परफेक्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और सिर्फ पैसों तक ही नहीं, जेठालाल की दोस्ती इससे भी कहीं आगे जाती है। जेठालाल भिड़े की हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा होता है बिना किसी हेजिटेशन के, चाहे फिर वो लॉटरी वाला आर्क हो जहां उसके लिए पैसे देने को तैयार होता है या फिर खोटे क्लासेस वाला आर्क। एपिसोड 116 में जब भिड़े के गले में सीटी अटक जाती है तब जेठालाल उसकी मदद करता है। उसे चिंता होती है कि भिड़े की हेल्थ ठीक है या नहीं और वो हर वक्त उसके आसपास ही रहता है और उसका सपोर्ट करता है। एपिसोड 913 में जब जेठालाल को पता चलता है कि भिड़े की नकली मूंछ गलती से उसके चेहरे से चिपक गई है, तो भी वो तुरंत भाग के भिड़े के घर पहुंच जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ये सब दिखाता है कि चाहे दोनों के बीच में कितनी भी नोकझोंक हो जाए, लेकिन असली में जेठालाल का दिल बहुत बड़ा और बहुत साफ है। वो दोस्ती को निभाता है और कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन भिड़े के साथ ऐसा नहीं है। एपिसोड 606 में भिड़े एक नया फोन लेने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है और एक नया फोन खरीदता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो जेठालाल के पास से फोन खरीदेगा तो उसे हैवी डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसका फायदा होगा। लेकिन जब जेठालाल क्लियरली मना कर देता है कि ये सस्ता फोन मत खरीदो और इसमें वारंटी या गारंटी भी नहीं मिलेगी, तब भी भिड़े वही फोन खरीदता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कम दाम का फोन था। बाद में जब वो फोन खराब हो जाता है तो भिड़े सीधा जेठालाल के घर आ जाता है फोन एक्सचेंज करवाने। अब ये कहाँ के न्याय है? आप पहले सस्ता फोन खरीदो और जब वो खराब हो जाए तो बिना जिम्मेदारी लिए नया फोन भी मांग लो। फिर भी जेठालाल ने उसे समझने के बाद नया फोन दे दिया क्योंकि उसका दिल बड़ा है, लेकिन वहाँ भी वो अपने ही ज्ञान दे रहा होता है। एंड आई वाज सरप्राइज कि क्यों सोडा शॉप पे किसी ने भी भिड़े के इस पॉइंट को कन्फ्रंट नहीं किया और उसे पॉइंट आउट नहीं किया कि इस बार भिड़े ही गलत है, क्योंकि जेठालाल ने उसे तब भी नया फोन दे दिया था। एंड इनफैक्ट सभी पुरुष मंडली के सामने भिड़े ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे जेठालाल ने उसे वारंटी लेस फोन जबरदस्ती बेचा हो। पूरे ड्रामा में भिड़े ने सबको ये दिखाया कि गलती सिर्फ जेठालाल की है, जबकि असल में उसने अपनी मर्जी से ही वो फोन लिया था। ये ब्लेम गेम भिड़े का पुराना स्टाइल है। एपिसोड 312 में भी कुछ ऐसा ही होता है जब भिड़े किसी दूसरी दुकान पर एक कंप्यूटर का प्राइस कम देख लेता है। बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के और बिना जेठालाल से कंफर्म किए वो सीधा सोडा शॉप में जाके सबके सामने जेठालाल को बेइज्जत करता है और बताता है कि जेठालाल उसे महंगा कंप्यूटर बेच रहा था और बीच में कमीशन खा रहा था। ये तो सीधी कैरेक्टर असैसिनेशन है, जबकि रियलिटी ये थी कि जेठालाल ने ही बाद में उसे प्राइस कम करके एक बेटर डील दिलाई थी बिना किसी शिकायत के। अगर मैं जेठालाल की जगह होता तो सच में भिड़े को वही कंप्यूटर लेने देता और उसका डब्बा गोल होते हुए देखकर काफी मजे लेता, क्योंकि आई थिंक भिड़े जैसे लोगों के लिए दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। उन्हें दिखता है तो सिर्फ अपना फायदा। इसी तरह गोकुलधाम में भी भिड़े बार बार अपने फायदे के लिए लोगों का यूज करता आया है। आम बेचना हो या सोसाइटी के लोगों से काम निकलवाना हो, हर काम में पैसा बनाना उसका हिडन मोटिव होता है। एपिसोड 1024 में भिड़े अपने काका को लेकर जेठालाल के घर आ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता होता है कि जेठालाल की पहचान के ज्वेलर से कम दाम में ज्वेलरी मिल सकती है।
उसका फोकस ये नहीं होता कि जेठालाल को तकलीफ हो सकती है या वो बिजी हो सकता है। उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, अपना और अपने रिश्तेदार का फायदा कराना। भिड़े को हमेशा ही जेठालाल से प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जब काम पड़ता है तब सबसे पहले जेठालाल ही याद आता है। ये दिखाता है कि असली लाइफ में भिड़े सिर्फ जेठालाल को यूज करता है। वैसे क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई दोस्त हैं जो आपको सिर्फ अपने फायदे के टाइम याद करते हैं? भाई मेरे पास तो बहुत सारे हैं। बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर देखा जाए तो जेठालाल ने कभी भी भिड़े को हेल्प करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी भिड़े बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर जेठालाल को परेशान करता ही है। इसका एक एग्जाम्पल है टप्पू। टप्पू के चक्कर में जेठालाल को परेशान करना भिड़े की एक आदत है। पर नहीं, एपिसोड 1140 में जब टप्पू सेना ने भिड़े के घर पे आके आम खा लिए थे, तो भिड़े ने सीधा जेठालाल को उसकी दुकान में फोन करके बुलाया, जबकि सोसाइटी में दया भाभी और बापूजी दोनों मौजूद थे। अगर कंप्लेन करनी ही थी तो दया भाभी से भी की जा सकती थी, पर जेठालाल को टारगेट करना जैसे भिड़े का शौक बन चुका है। एपिसोड 175 में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब क्रिकेट खेलते वक्त बॉल भिड़े के घर में चली जाती है और वो बिना किसी इंक्वायरी के सीधा टप्पू को दोषी बना देता है। जबकि सच तो यह है कि शॉट मोंटू ने मारा था, लेकिन भिड़े के लिए एक ही विलन है इस सोसाइटी में और वो है टप्पू। और टप्पू के चक्कर में सीधा जेठालाल जेठालाल चिल्लाने लगता है। एपिसोड 365 में तो भिड़े की असली सोच भी सामने आ जाती है। माना कि टप्पू शरारती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर बात का ब्लेम उसके फादर पर डाला जाए। भिड़े खुद टप्पू सेना का टीचर है, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो उसे खुद भी हैंडल कर सकता है एज अ टीचर। जब वो सपने में भी गड़ा फैमिली के अगेंस्ट एटीट्यूड रखता है, मतलब नींद में भी इतनी नेगेटिविटी, वो भी किसी एक फैमिली के अगेंस्ट, तो समझ सकते हो कि उसके दिल में क्या छुपा हुआ है। उसी ड्रीम सीक्वेंस के पिछले एपिसोड में भिड़े टप्पू को एग्रेसिवली खींचता भी है। हाँ, माना कि ये सपना था, लेकिन एक टीचर का काम होता है समझाना, मार पीट या एग्रेशन दिखाना नहीं। पर भिड़े अपना गुस्सा निकालने के लिए हर हद पार कर देता है। देखो यार, भिड़े और जेठालाल का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब भी भिड़े को लगता है कि जेठालाल काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो उसे बॉडी शेमिंग या उसके शॉर्टकमिंग्स का मजाक उड़ाता रहता है। ऐसे मोमेंट्स गोकुलधाम सोसाइटी में काफी कॉमन होते हैं, जहां भिड़े अपना अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है या जेठालाल को टारगेट करता है। लेकिन जेठालाल हर बार अपनी दोस्ती को समझदारी और सपोर्ट से निभाता है, चाहे भिड़े उसे कभी भी अपने फायदे के लिए यूज करे। ये दोस्ती और जेलेसी का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर काफी इंटरेस्टिंग है, जो इस शो की रियलिज्म को बढ़ाता है। ऐसे कैरेक्टर्स हमारे सामने रियल लाइफ में भी आते हैं, जो अपनी गलतियों को नहीं समझते, लेकिन उनकी एक्शंस का इम्पैक्ट दोस्तों और रिलेशनशिप्स पर जरूर पड़ता है। इस तरह के डायनामिक्स ही तो तारक मेहता को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जहां हर कैरेक्टर अपनी यूनिक स्लॉग के साथ दिखाया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, भिड़े सिर्फ एक सर्टिफाइड हेटर है या फिर कुछ और? एंड जेठालाल को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने स्क्रीन पे आते ही हलचल मचा दी थी। यस, मैं बात कर रहा हूँ बागा की। बागा का तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एंट्री एज अ लीड कैरेक्टर हुआ था एपिसोड 507 में, जब उसे नट्टू काका के भतीजे के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इससे पहले भी बागा यानी तन्मय वकारिया इस शो में अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आए थे। सबसे पहला अपीयरेंस था एपिसोड 4 में, जहाँ बागा एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में दिखे थे। उसके बाद एपिसोड 56 में बागा एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे, जो अहमदाबाद से सुंदर को गोकुलधाम लेके आता है। इस एपिसोड में उनका जेठालाल के साथ हल्का फुल्का नोकझोंक भी दिखाया गया था। 8,000 मुंबई सेंट्रल से यहाँ तक 8,000 रुपया। एपिसोड 64 में बागा एक स्कूल टीचर का रोल करते हुए नजर आए। और फिर आता है एपिसोड 91, जहां डॉक्टर हाथी एक रिक्शे में फंस जाते हैं और वो रिक्शा था बागा का। बागा कुछ और एपिसोड में भी कस्टमर या कुछ छोटी मोटी अपीयरेंस देते हुए दिखे थे, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया था एपिसोड 507 में, जहां उन्हें बागा का परमानेंट कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक छोटा रोल था, लेकिन इसी रोल ने उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक कोर मेंबर बना दिया, जहां से उसका कैरेक्टर इस शो में परमानेंट बन गया। जब नट्टू काका कुछ दिन के लिए अपने गांव चले जाते हैं, तो वो अपने भतीजे बागा को जेठालाल के पास छोड़ जाते हैं दुकान संभालने के लिए। यहीं से शुरू होती है जेठालाल और बागा की लेजेंडरी केमिस्ट्री। बागा का वो पहली बार स्क्रीन पे दिखने वाला सैवेज मोमेंट और उसका अंदाज सबको इतना पसंद आया कि उसका कैरेक्टर इंस्टेंटली इम्पैक्टफुल बन गया। बागा की एक्टिंग और ऑडियंस के रिस्पांस को देखते हुए शो के मेकर्स ने डिसाइड किया कि बागा को एक परमानेंट कैरेक्टर बनाया जाए। इसी प्रोसेस में एपिसोड 526 में बागा जेठालाल के पास जॉब मांगने के लिए भी जाता है, क्योंकि उसके पहले सेठ ने उसे जॉब से निकाल दिया होता है। लेकिन जेठालाल उसे मना कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी दुकान में नट्टू काका और मगन थे। मेरे दुकान में सिर्फ 2 आदमी
आदमी की मुझे जरूरत है वो मेरे पास है, नटू काका और मगन। फिर आता है एपिसोड 528 जहां चंपकलाल यानी जेठालाल के बापूजी के कहने पर बागा के अच्छे काम से इम्प्रेस होके जेठालाल फाइनली बागा को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब दे देता है और यहीं से मिलती है हमें एक आइकॉनिक चाचा भतीजे की जोड़ी जो TMKOC की हिस्ट्री में सबसे एंटरटेनिंग पार्टनरशिप में से एक बन गई है। इन दोनों ने मिलकर कई साल ऑडियंस का दिल जीता है। वैसे अगर आप नट्टू काका के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। वैसे तो बागा एक स्मार्ट और टेक्निकल इंसान दिखाया गया है, लेकिन शो के नए एपिसोड्स में उसका कैरेक्टर काफी इरिटेटिंग और बेकार डिसीजन लेने वाला लगने लगा है। जहां एक टाइम पे बागा छोटी छोटी चीजों का जुगाड़ निकालता था, आज वही बागा हर बात पे बावरी के प्यार में बहका हुआ दिखता है या फिर कहीं कहीं पे बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एपिसोड 1447 में, जहाँ बागा अपने सेठ जी जेठालाल पे ही चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। इतना गुस्सा वो भी अपने बॉस पे। आई अंडरस्टैंड यू आर हंग्री बट स्टिल भाई हैव सम रिस्पेक्ट। ओके मारे मानसिक संतुलन घुमा रहे हैं दोनों बेचारे। इसके अलावा भी कई बार जेठालाल बागा की वजह से परेशान हुआ है। जैसे एपिसोड 2088 में तो बागा जेठालाल की पार्टी शाटी वाली बोतल बावरी की स्कूटी में ही भूल जाता है। एपिसोड 1321 में बागा ने 50,000 और कुकर के बीच में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया था जिसका क्या ही कहना। और इन सारी गलतियों का रूट कॉज सिर्फ एक है, वो इस टाइम पे बावरी के प्यार में पागल था। एक बार तो एपिसोड 898 में बागा की वजह से जेठालाल को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा है, लेकिन ये सब छोटी बातें थी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कांड बागा ने एपिसोड 853 में किया था। सुंदर के कहने पर बागा जेठालाल से झूठ बोलता है और दया के ही गहने जेठालाल को बिना बताए गिरवी रख देता है। अब भले ही सुंदर ने उसे कुछ भी बोला हो, बागा अल्टीमेटली जेठालाल का एम्प्लॉय है और जेठालाल उसका बॉस। किसी भी एम्प्लॉय का ये तो फर्ज होता ही है कि वो ऐसे सेंसिटिव डिसीजंस लेने से पहले बॉस को इन्फॉर्म करे, स्पेशली जब बात फैमिली के गहनों की हो। लेकिन यहाँ बागा ने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि बिना किसी अथॉरिटी के एक ऐसा काम किया जो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। एपिसोड 820 में बागा ने एक और ऐसा कांड किया था जो किसी भी एंगल से माफ नहीं किया जा सकता। उसने अपने दोस्त कांजी मांजी को पुलिस से छिपाने के लिए गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चुनी बिना जेठालाल को बताए। आई अंडरस्टैंड कांजी मांजी ने कोई कांड नहीं किया था, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। दुकान में इलीगल तौर पे किसी को छुपाना न सिर्फ अनएथिकल है बल्कि एक क्रिमिनल एक्ट भी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जेठालाल को ही भुगतने पड़े और उसे होली के दिन जाना पड़ा जेल, जहाँ सोसाइटी वाले होली मना रहे थे। तब बेचारा जेठालाल अपने एम्प्लॉय की बेकार डिसीजन की वजह से जेल में फंसा हुआ था। और जैसे जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतों की कमी थी, वहीं एपिसोड 1284 में बावरी की भी एंट्री हो जाती है। और जब से बावरी की एंट्री हुई है तब से जेठालाल को मेंटली बावरी ने सिर्फ टॉर्चर ही किया है। इसका प्राइम एग्जांपल है वो प्याज वाला एपिसोड जिसमें बावरी ने जेठालाल की दुकान में प्याज छुपा दिए थे, जिस वजह से जेठालाल लगभग जेल जाते जाते बचा। बावरी ने बागा की लव स्टोरी में एंट्री तो की, लेकिन साथ में जेठालाल के लिए वो लेके आई रोज रोज की मुसीबत। उसके अलावा दुकानदारी में अननेसेसरी ड्रामा और हर वक्त बागा को काम छोड़कर छुट्टी लेने का बहाने अलग। और इन सब से इम्पैक्ट जेठालाल की दुकान पर तो पड़ता ही है, साथ साथ उसकी दुकान और पर्सनल इज्जत भी दाव पर लग जाती है। एपिसोड 1320 में तो बागा ने सच में सभी हदें पार कर दी थी बावरी के प्यार में। वो ऐसा पागल हो गया कि लिटरली पागलों की तरह घूमने लगा और जब से उनका रिश्ता ऑफिशियल हुआ है बावरी का गला इलेक्ट्रॉनिक्स में आना रोज का काम बन चुका है। इन सब से भी ज्यादा इरिटेटिंग था एपिसोड 1629 जहाँ बावरी दूसरों की इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के बाहर खड़े होके उनके कस्टमर जेठालाल की शॉप पे भेजने लगी, सिर्फ इसलिए ताकि जेठालाल को लगे कि बावरी के कदम उसकी दुकान के लिए शुभ हैं। और इस वजह से जेठालाल की व्यापारी मंडल में बहुत ही बेइज्जती हुई। वो तो अच्छा हुआ कि बागा नट्टू काका का रिश्तेदार है और जेठालाल नट्टू काका से इमोशनली अटैच्ड हैं, वरना मैं होता तो बागा कब का बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। बट यही सब मोमेंट दिखाते हैं कि जेठालाल का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। एपिसोड 1062 में जेठालाल फाइनली इरिटेट हो जाता है और बागा को नौकरी से निकाल देता है। और ऑनेस्टली अगर कोई और मालिक होता तो शायद ये कब का हो चुका होता। इस आर्क से हमें एक और लेसन भी मिलता है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड या स्किलफुल क्यों ना हो, अगर आपके काम में डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो वो स्किल अधूरा ही रह जाता है। और यही सबसे बड़ा गैप है बागा के कैरेक्टर में। ये कहना गलत नहीं होगा कि बागा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी एसेट है जिसका वैल्यू सिर्फ उसके जाने के बाद ही समझ आता है। एपिसोड 1062 में जब जेठालाल बागा से परेशान होकर इसको निकाल देता है, क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहता है तू? तेरे जाने के बाद मेरा विनाश होगा। तो उसी 2 एपिसोड बाद ही जेठालाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बागा को अय्यर का लैपटॉप ठीक करवाने के लिए ले आता है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती, बागा बिजनेस सेंस में भी जेठालाल की मदद करता है। एपिसोड 666 में बागा 2 करोड़ की डील साइन करके जेठालाल को बहुत फायदा कराता है।
बागा सिर्फ एक हार्ड वर्कर नहीं है, वो एक स्मार्ट वर्कर भी है। देखो एक बात तो है, बागा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे एपिसोड 526 में दया भाभी की हेल्प हो, 853 में सुंदरलाल की मदद, या फिर एपिसोड 2452 में टप्पू सेना को स्कूटी चलाना सिखाने की हेल्प। गोकुलधाम के फंक्शंस में लाइट लगाना हो या किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए हो, बागा बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले आगे आता है। इनफैक्ट जेठालाल के काम भी बागा ही करता है, विच इज ऑब्वियस क्योंकि बागा जेठालाल का एम्प्लॉय है, लेकिन सिर्फ दुकान के नहीं, वो जेठालाल के पर्सनल काम में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे एपिसोड 780 में जब चंपक चाचा का ख्याल रखना था, तब जेठालाल बागा को ही बुलाता है। एपिसोड 953 में जब प्लेन की टिकट बुक करनी थी, तब भी जेठालाल को बागा ही याद आता है। एंड इनफैक्ट कच्छ के टाइम पे जब ट्रेन की टिकट चाहिए थी, तब भी जेठालाल बागा को ही कॉल करता है। एंड इवन ऑन संडेज बागा जेठालाल के लिए जलेबी फाफड़ा लाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे यार ये तो था बागा का TMQC में सफर, छोटे छोटे रोल से लेकर परमानेंट कैरेक्टर बनने तक। एंड इससे एक बात तो साफ है कि बागा का कैरेक्टर जितना एंटरटेनिंग है, उतना ही उसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन यही चीजें तो शो को रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाते हैं। कभी वो अपने बेकार डिसीजन से जेठालाल को परेशान करता है, तो कभी अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन से उसका काम आसान बनाता है। एंड दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, कभी अप्स कभी डाउन्स। लेकिन ये तो थी मेरी थॉट्स बागा की जर्नी को लेके, और आप इस बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हर फैन ने जेठालाल और चंपकलाल का रिलेशनशिप देखा है, लेकिन कभी सोचा है जो रिलेशनशिप फनी लगता है, क्या वो सच में इतना हेल्दी है? आज हम बात करेंगे उनकी रिलेशनशिप और चंपकलाल की टॉक्सिसिटी के बारे में। जेठालाल एक ग्रोन अप बिजनेसमैन है, एक फैमिली मैन जो अपनी वाइफ, पिता और बेटे का ख्याल रखता है, लेकिन गोकुलधाम के हर दूसरे सीन में हमें चंपकलाल उन्हें स्कोल्ड करते हुए दिखते हैं। जेठालाल की हर छोटी से छोटी गलती पर उन्हें चाइल्डिश बनाकर दिखाया जाता है। चंपकलाल के डायलॉग्स जैसे बबूचक और उसका जेठालाल को हर छोटी से छोटी बात के लिए टोकना, ये सब एक कंट्रोलिंग और डिसमिसिव बिहेवियर को नॉर्मलाइज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जेठालाल ने इतना बड़ा कोई कांड किया भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको इतनी डांट पड़े। एग्जाम्पल के लिए एपिसोड 373 में जो फेमस चाय पियो बिस्किट खाओ वाला सीन है, इसमें अगर आप देखो तो जेठालाल बस चैन से चाय पीना चाहता है, थोड़ी देर और सोना चाहता है। वो दिन भर इस परिवार के लिए काम करता है, दुकान जाता है, मेहनत करता है, इनफैक्ट लाखों का बिजनेस संभालता है, लेकिन उसे ना तो चैन की नींद नसीब है और ना ही चैन के साथ एक चाय की चुस्की। अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इस कन्वर्सेशन में कितनी बार जेठालाल ने सिचुएशन को अपने जोक्स की मदद से लाइट करने की कोशिश करी, अपने बापूजी को हंसाने की कोशिश करी, लेकिन चंपकलाल नहीं मानता था। वो इंस्टिगेट करता है ऐसी चीजें करने के लिए जो लिटरली इम्पॉसिबल है, जैसे गांधी जी बनना, बकरी का दूध पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वाइल वो खुद चाय पीता है। अगर हम इस एपिसोड या किसी भी और एपिसोड में जेठालाल को देखें तो हमें ये समझ आता है कि वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा है इन सिचुएशंस में। हाँ, ये कॉमेडी शो है और ये सीन सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी एक ग्रोन अप इंसान के तौर पर जेठालाल को ऐसी सिचुएशंस में देखना डिसहार्टनिंग लगता है। चंपकलाल की टॉक्सिसिटी का एक और एग्जांपल है टप्पू की तरफ बायसनेस। यहाँ एपिसोड 785 का ये सीन देखो। तू क्या सड़कबाज गुंडा है जो अपने बेटे के सामने सड़कबाज भाषा का प्रयोग कर रहा है? यहाँ हम देखते हैं कि कैसे चंपकलाल जेठालाल को ये ज्ञान दे रहा है कि कैसे बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए, बात बात पर डांटना नहीं चाहिए। लेकिन जब बात जेठालाल पे आती है तो चंपकलाल उसे हर छोटी से छोटी बात पर डांटता है, कभी अकेले में, कभी फैमिली के सामने, या फिर कभी तो पूरी सोसाइटी के सामने। इतना ही नहीं, न जाने कितने एपिसोड्स में चंपकलाल उसका मजाक उड़ाता है, उसके मोटापे को लेके, उसकी नींद को लेके, जलेबी फाफड़ा को लेके। इनफैक्ट इतना बड़ा होने के बावजूद जेठालाल अभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो रात कितनी देर तक टीवी देख सकता है या कब सो सकता है। पति पत्नी की बेसिक सी नोकझोंक में भी वो एक मौका नहीं छोड़ता जेठालाल को ह्यूमिलिएट करने का। एपिसोड 1426 में जेठालाल जब चैन से बैठा होता है और तभी चंपकलाल वहां आता है, तो जेठालाल को आराम करते देख के उसके फेफड़ों में दर्द हो जाता है कि आखिर वो सोफे पे सो कैसे रहा है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि जेठालाल हंसे तो दिक्कत, सोए तो दिक्कत, गुस्सा हो तो दिक्कत, देर से उठे तो दिक्कत, जलेबी फाफड़ा खाए तो दिक्कत, दया को कुछ बोले तो दिक्कत, दिक्कत दिक्कत दिक्कत। इनफैक्ट ऐसा हार्डली ही होता है कि किसी भी टॉपिक में चंपकलाल जेठालाल का सपोर्ट करे। एपिसोड 837 में रेनोवेशन के बाद जब सुंदरलाल सोसाइटी में जेठालाल की विंग दिखाता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ जेठालाल के घर की सीढ़ी नहीं है, जहाँ दया अपने भाई का साथ देती है। लेकिन इस बात में जेठालाल बिल्कुल सही था। फिर भी अपने बेटे का सपोर्ट ना करते हुए चंपकलाल सुंदरलाल की साइड लेता है और लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ने को तैयार हो जाता है, और वहां से भी वो गिरते गिरते बचता है। एपिसोड 1137 में जेठालाल चंपकलाल के लिए एक सॉरी का कार्ड लेके आता है, क्योंकि वो आम लाना भूल गया था, और सॉरी का कार्ड चंपकलाल को देता है। जहां उसकी फीलिंग्स को समझ के जेठालाल को माफ किया जा सकता था, वो उसमें भी जेठालाल पे गुस्सा करता है और दया के बोलने पर शांत होता है। एक बाप अपने बेटे पे कितना भरोसा कर सकता है, इसका एग्जाम्पल भी चंपकलाल ने कई बार सेट किया है। एपिसोड 2510 में चंपकलाल एकदम कन्विंस था
कि जेठालाल ने बैंक से फ्रॉड किया है और वो सेनोरिका आइलैंड भाग गया है घपला करके। वो उसको पुलिस को पकड़वाने को भी तैयार था और बिना कुछ सोचे समझे सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इनफैक्ट इस स्टोरी लाइन के ड्रीम सीक्वेंस में तो वो खुद ही अपने बेटे को जेल भिजवा देता है। एपिसोड 68 में भी चंपकलाल वॉज कन्विंस्ड कि जेठालाल का चक्कर इस लड़की के साथ चल रहा है जो उससे और इवन जेठालाल से भी बस अभी ही मिली है। एक अनजान लड़की पे उसे अपने बेटे से ज्यादा भरोसा था। वो तो टप्पू को अपने पापा पे ट्रस्ट था और उसने इस सिचुएशन को काफी मैच्योरली हैंडल किया, वरना आज जेठालाल फ्रॉड में भी फंस चुका होता। और ये नहीं, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां चंपकलाल ने अपने बेटे से ज्यादा और लोगों को इंपॉर्टेंस दी है। चंपकलाल के साथ मेन इशू ये है कि उसे इस शो में हमेशा गांधी जी के फिगर के रूप में दिखाया गया है, बस शुरुआती कुछ एपिसोड्स को छोड़ के, जहां वो शहर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। कहीं वो किसी को गुटखा थूकने पे ध्यान दे रहा है और कहीं किसी को अच्छा बोलने पे, लेकिन भीड़े को भिंडी मास्टर और पोपटलाल को डिब्बा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। शो के हर दूसरे एपिसोड में चंपकलाल ज्ञान देता है कि कैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कैसे सबको माफ कर देना चाहिए, और जब खुद पर बात आती है तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा गुस्सा श्री श्री चंपकलाल जी को ही आता है। एंड समहाउ इन हिज माइंड इट इज करेक्ट। एपिसोड 1891 में जेठालाल अपने दोस्तों और सोसाइटी वालों के साथ कंपाउंड में खड़ा होता है और घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो चंपकलाल उसको पूरी सोसाइटी के सामने ही जलील कर देता है। तेरे में कुछ अक्ल वक्कल है कि नहीं? अक्ल वगैरह तो डोबो। और जब वो घर पे आता है तो उस पर इल्जाम लगाता है कि कैसे जेठालाल पार्टी में गया था और बिना सोचे समझे डांटने लगता है। जेठालाल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बिजनेस पार्टी में गया था जहाँ जाना जरूरी होता है, और जेठा उसे कन्फ्रंट करता है कि कैसे उसे चंपक का उसे पूरी सोसाइटी के सामने जलील करना अच्छा नहीं लगा, और वो जेठालाल से ही नाराज हो जाता है। लाइक व्हाट, 10 साल के बच्चे को भी अगर आप ऐसे उसके दोस्तों के सामने जलील करोगे तो उसे भी बुरा लगेगा। जेठालाल तो फिर भी एक ग्रोन अप है। और यहाँ चंपकलाल खुद ही नाराज होकर जेठालाल से बात करना बंद कर देता है। जेठालाल फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता है, वो जेठालाल से बात कर ले, लेकिन अनजान लोगों को माफ करने वाले पूज्य श्री श्री चंपकलाल अपने बेटे को माफ नहीं कर पाते, क्योंकि बेटे ने बाप को उसकी गलती दिखा दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस स्टोरी लाइन के एंड में ये कुछ सेंसिबल करेंगे और चंपकलाल को उसकी गलती का एहसास होगा, लेकिन नहीं, आखिर में जेठालाल को ही चंपकलाल को मनाना पड़ता है, वो भी 2 दिन भूखा रह के। एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स आफ्टर दिस। और जब बात आदमियों और औरतों की आती है तब भी चंपकलाल सिर्फ लेडीज का ही साइड लेता है। एपिसोड 1581 की स्टोरी लाइन में सारी महिला मंडल और चंपकलाल खुद दारू पीने की एक्टिंग करके सारे जेंट्स को पूरे शहर में दौड़ाता है, जिसमें वो लोग बहुत तेज ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन लोगों का या फिर चंपकलाल का खुद भी एक्सीडेंट हो सकता था। हर दूसरे एपिसोड में चंपक बताता है कि कैसे माफ करना एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये ताकत कभी गोकुलधाम सोसाइटी के जेंट्स के सामने क्यों नहीं बाहर आती? वाई दे आर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक सम कल्प्रिट्स? हर एक एपिसोड में जेठालाल ने हमेशा साबित किया है कि कैसे वो एक अच्छा बेटा है। एपिसोड 1142 में चंपकलाल जेठालाल से कहता है कि जेठालाल मुझे किसी भी हालत में गांव जाना है और कुछ भी करके कल की टिकट बुक करके लाओ। तो जेठालाल कुछ भी करके टिकट बुक करके लाता है, और जब जेठालाल उसे प्लेन की टिकट देता है तो चंपक उसको रिजेक्ट कर देता है और ज्ञान पेलता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जेठालाल कोशिश करके 2 टिकट ट्रेन की लेकर आता है, लेकिन चंपकलाल अपने दोस्त के कहने पर उसके 200 रुपये बचाने के लिए ट्रेन की टिकट भी रिजेक्ट कर देता है। आई मीन कि जेठालाल के पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनफैक्ट उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि वो करप्शन कर रहा है और बस से चल पड़ता है गांव की तरफ, जिसमें मेरे हिसाब से जेठालाल का टोटल लॉस होता है 6080 रुपये का। आप कैलकुलेशंस पॉज करके पढ़ सकते हो। इनफैक्ट द ओनली एपिसोड आई रिमेंबर वे चंपकलाल टुक जेठा साइड वाज द कलरिंग एपिसोड, जहां सकाराम कलरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाग जाता है और सारे सोसाइटी वाले जेठालाल के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन वहां पे चंपकलाल अपने बेटे को सपोर्ट करता है और उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस दिलाने में उसकी मदद करता है। एंड अगर आपको ऐसा कोई और एपिसोड याद हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो, मैं ये समझता हूँ कि CSF एक शो है, हैंस ये वीडियो भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर पे ही बेस्ड है। एनीथिंग आई से इन दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनी हेट टुवर्ड्स द कैरेक्टर और द शो, इट इज जस्ट दैट द कैरेक्टर इज इरिटेटिंग बिकॉज चंपकलाल की हिपोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि गोकुलधाम सोसाइटी की चार्म को बनाए रखने के लिए हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक रोल है, लेकिन कभी कभी उनका बिहेवियर क्वेश्चन रेज करता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक लेजेंडरी शो है जो हमें हंसाता है, एंटरटेन करता है और एक जॉइंट फैमिली के डायनेमिक्स को शोकेस करता है। लेकिन अगर यहीं चंपकलाल को थोड़ा और सपोर्टिव दिखाया होता तो ये शो और भी अमेजिंग हो जाता। जेठालाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरा रहता है और ऐसे टाइम में उसे सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन उसकी बीवी हमेशा अपने भाई की साइड लेती है और उसका पिता हमेशा अपने पोते की, विच इज़ डिसहार्टनिंग एंड मे बी ड्यू टू दिस टॉक्सिसिटी इन हिज ओन हाउस। जेठालाल को बबीता जी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस पसंद है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोई सबसे इरिटेटिंग और एहसान फरामोश कैरेक्टर है तो वो है बावरी। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाले लोगों का अवार्ड मिले तो बिना किसी डाउट के हो जाएगा उसके माँ बाप को। ऑनेस्टली मैं एक सिंपल स्वीट बागा सेंट्रिक वीडियो बना रहा था, पर जैसे ही ये दोनों कैरेक्टर स्क्रीन पे आए आई गॉट इरिटेटेड एंड वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन देम। जहां बात रही कॉमेडी की तो यस इट वाज जस्ट फुल ऑफ कॉमेडी, लेकिन इरिटेटिंग बस 2 कैरेक्टर्स थे। और क्योंकि आप सब लोगों की भी यही डिमांड थी तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बावरी के मम्मी पापा वाले आर्क, जहां हर सीन राइटर्स ने श्रीत जी की चप्पल सूंघ के लिखा था। एंड आई थिंक ये वही नशा है जो वो लोग करते हैं जो कमेंट में हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई ये शो है, इसे शो की तरह ही देख। मुझे पता है ये सिर्फ एक शो है बट वी स्टिल लव एंजॉयिंग आवर फेवरेट शो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बावरी के पेरेंट्स की एंट्री होती है एपिसोड 1732 में, जहां बावरी सीधा अपने माँ बाप से झूठ बोल देती है कि बागा एक अमीर आदमी है, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है और उसके अंदर लोग काम करते हैं। माइंडेड ये वही बागा है जिसका काम दुकान का शटर उठाने से शुरू होता है और शटर बंद करने पे खत्म। आई अंडरस्टैंड अपने लवर की तारीफ करना इज गुड, बट कम से कम इतना सच तो बोलो कि अगर बाद में पता चले तो ज्यादा बुरा ना लगे। मतलब एक दिन तो मम्मी पापा को पता चली जाएगा ना कि बागा एक्चुअली एक स्टाफ है, मालिक नहीं। बावरी की मैच्योरिटी साथ में इतनी ही थी जितनी पोपट लाल के शादी होने के चांसेस। मुझे क्यों तोड़ा? और क्योंकि इतना झूठ बोला जा ही चुका था तो एपिसोड 1735 में नट्टू काका, बागा और बावरी मिलके जेठालाल के पास हेल्प मांगने आ जाते हैं। प्लान सिंपल है कि बागा बनेगा मालिक और जेठालाल बनेगा नौकर। मस्त प्लान है। जेठालाल ने भी सोचा होगा कि चलो थोड़ा नौटंकी कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन भाई एक्टिंग और एक्चुअल नौकर जैसे ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जब बावरी के पेरेंट्स दुकान में आते हैं तो वो जेठालाल को फुल ऑन टॉर्चर करते हैं। वैसे दुकान में तो सब समझ जाता है, लेकिन अगले ही दिन ये दोनों बिना बताए आ जाते हैं जेठालाल के घर यानी गोकुलधाम सोसाइटी में, और फिर शुरू होता है असली फुल ऑन ड्रामा। वेल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जब बावरी की मम्मी ए नौकर चिल्लाती है या अजीब सा मुंह बनाती है जेठालाल को देख के तो मेरा खून खौलने लगता है। मतलब तारक मेहता के उल्टे चश्मा में जितने भी विलन आए, शी एंड हर हस्बैंड वर मोस्ट इरिटेटिंग। लेकिन इन सब के बाद मैं इतना तो जान गया हूँ कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा के राइटर अब लिटरली एक्सपायर्ड च्यवनप्राश खा के हेलुसिनेट कर रहे हैं। अगर प्लॉट बनाना ही था तो जेठालाल को नौकर बनाने की जगह बागा का जीजा जी या मैनेजर दिखाना बेटर होता, बट नहीं, इन्होंने जेठालाल को बेइज्जती की एक जीती जागती मिसाल बना दिया। और इंसल्ट भी ऐसी कि जेठालाल अगर दुकान बंद करके हिमालय भी चले जाता तो समझ में आता। एंड इन सब में भागा भी अपने बॉस को तमाशा बनता हुआ देख के चुपचाप खड़ा रहता है ताकि उसकी शादी हो जाए। और सबसे बड़ा पॉइंट कि इन लोगों की टोन, बिहेवियर, ईगो सब कुछ स्क्रीम करता है कि ये लोग एकदम गवाह टाइप लोग हैं। नो मैनर, नो क्लास, बस एटीट्यूड का ओवरलोड। सच्ची बात तो ये है कि सबसे बड़ा दिल तो आखिरी में हमारे जेठालाल का ही है। सोसाइटी में सबसे बड़ा नाम और पैसा होने के बाद भी वो हर किसी की हेल्प करता है, हर सिचुएशन में खड़ा रहता है। और जब टाइम आया भागा को सपोर्ट करने का तो उसने बिना कुछ बोले नौकर का रोल भी एक्सेप्ट किया। कभी कभी सीरियसली डाउट होता है कि आखिर कब तक शो के राइटर्स बॉर्नविटा में भांग मिला के पीते रहेंगे और ऐसी घटिया स्क्रिप्ट लिखते रहेंगे। क्या राइटर्स को इतना भी नहीं पता कि सिर्फ गरीब की बेइज्जती को दिखाना कॉमेडी नहीं होता, कि वर्बल अब्यूज कॉमेडी नहीं होती, रेज बेटिंग, टॉक्सिसिटी एंड कॉन्स्टेंट ह्यूमिलिएशन फनी नहीं लगता, क्रिंज लगता है। और जब जेठालाल जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को ऐसी हालत में दिखाया जाता है तो भाई लिटरली बहुत गुस्सा आता है। एंड अगर तुम लोगों को लगा कि फर्स्ट आर्क ही इनफ था तो ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि नेक्स्ट अपीयरेंस में बावरी के माँ बाप और भी एक लेवल अपग्रेड होके आ जाते हैं और अपने साथ लाते हैं एक ओवर द टॉप टॉक्सिक रिश्तेदार, जिसने लिटरली ये शर्त रख दी थी कि दया की शादी कराओ, क्योंकि अगर दया की शादी नहीं होगी तो बागा जो दया का छोटा भाई है उसकी शादी नहीं हो सकती। जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती छोटा भाई शादी नहीं कर सकता। एंड भाई ये कौन सी पार्टी है जहाँ ऐसे कुंवारे मर्द किसी भी रैंडम लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। यहाँ भी असली हीरो तो हमारे जेठालाल ही था। इतना सब सुनने के बाद भी एक शब्द तक नहीं बोला, सिर्फ इसलिए कि बागा की मंगनी हो जाए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के नौकर बन के सबके ताने झेलता रहा, सिर्फ अपने एम्प्लॉय की खुशी के लिए। और सबसे फनी सीन तब था जब चंपकलाल ने जेठालाल की शादी दया से ही फिक्स कर दी और बावरी के माँ बाप ने उसे पार्टी से लिटरली धक्के मार के निकालने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त बागा का दिल बदल गया और उसने जिसका नमक खाया था उसकी बेइज्जती और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की और उसके लिए स्टैंड लिया। वरना बावरी के पेरेंट्स तो जेठालाल का परमानेंट सोसाइटी से निकास करने वाले थे। वैसे जहाँ जेठालाल ने बावरी और बागा के लिए इतना सब कुछ किया, सबसे अनोइंग बात ये है कि बावरी आज भी जेठालाल की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट उस टाइम जब बागा ने अपने पेरेंट्स को रोका
वो काम बावरी भी कर सकती थी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से तुम्हारी शादी का सपना जिंदा है, जिन्होंने अपने घर के लोगों के सामने अपना तमाशा बनने दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा घर बच सके, उसके साथ भी तुम ऐसी अजीब हरकतें करते हो, जैसे जेठालाल को अलग अलग नामों से बुलाना, बागा को बार बार छुट्टी दिलवाना, और जेठालाल के बार बार मना करने के बाद भी बावरी बार बार दुकान में आती है एंड सबको इरिटेट करती है। ये सब कोई क्यूट या कॉमेडिक नहीं, ये सिर्फ एक हैरेसमेंट है जेठालाल के टुवर्ड्स। लेकिन राइटर्स को इससे क्या लेना देना, क्योंकि उन्होंने तो बगलों में कछुआ चाप जला ली है और फिर से तारक मेहता की किसी स्टोरी लाइन में सपने कहाँ घुसेड़ने हैं ये सोचने बैठे होंगे। सच कहूं तो इसने एहसान लेने के बाद भी जो इंसान शुक्रगुजार नहीं होता, उससे बड़ा एहसान फरामोश कोई और हो ही नहीं सकता। और बावरी तो बस एहसान फरामोश ही नहीं, वो जेठालाल की फ्रस्ट्रेशन को अपना एक कॉमेडी सेटअप बना के रखती है। और हाँ, अभी तो रिसेंटली एक एपिसोड में बावरी खुद ही जेठालाल को धमका रही थी कि मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। आई मीन सीरियसली, तुम्हारे मम्मी पापा कोई सीबीआई के ऑफिसर्स हैं जो जेठालाल पे रेड मार देंगे। तेरा फियांसे भागा है जो लिटरली जेठालाल का एम्प्लॉय है और तू जेठालाल को पेठा जी, जेठा जी, लेठा जी वो बोल के धमका रही है। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? और सीरियसली मुझे कोई ये समझा दो कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा के राइटर्स कौन सी डायमेंशंस के मोजे सूंघ रहे हैं। ये कौन सा आयुर्वेदिक नशा है जो मुझे नहीं मिल रहा, जिस वजह से पिछले 9 साल से बागा और बावरी सिर्फ एंगेज्ड ही हैं। भाई 9 साल में तो लोग मिलते भी हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चा प्राइमरी स्कूल में चले जाता है एंड इंडियन सेलिब्रिटीज के तो 2-2 डाइवोर्स भी हो जाते हैं। पर ये दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट में ही घूम रहे हैं। एंड सच कहूँ तो इन्हीं सब वजहों की वजह से लगता है कि तारक मेहता का उल्टे चश्मा अब कोई लेजेंडरी सागा नहीं रहा, बस एक टीआरपी का लॉलीपॉप है जो हमें जबरदस्ती चुसवाया जा रहा है। देखो यार, एक बात तो क्लियर है कि तारक मेहता का उल्टे चश्मा में जितने भी अनोइंग कैरेक्टर हैं उनमें बावरी के माँ बाप हॉल ऑफ फेम में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ जेठालाल का तमाशा नहीं बनाया बल्कि पूरी ऑडियंस का पेशेंस भी टेस्ट किया। इतना ही नहीं, रेडिट पे अगर तुम जाओगे तो लोग लिटरली इन्हें माँ बहन की गालियां देते हैं। भाई अगर मेरी रियल लाइफ में कोई ऐसे लोग आ जाएं तो मैं उनको डब्बे में वापस डाल के रिटर्न टू सेंटर कर दूं। एंड इनफैक्ट बावरी जैसे अनग्रेटफुल कैरेक्टर का पूरा डीएनए इन्हीं लोगों से आता है, क्योंकि जब पेरेंट्स ही ऐसे हैं तो बच्चों से क्या ही उम्मीद करोगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दीज 2 एक्टर्स जिन्होंने ये रोल प्ले किए, क्योंकि जहाँ इनके कैरेक्टर्स इरिटेटिंग थे वहीं इनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट थी, बी इट इनके एक्सप्रेशंस हो या डायलॉग डिलीवरी। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आपको किसी कैरेक्टर से हेट है, इसका मतलब उसे निभाने वाला एक्टर ने अपना काम परफेक्टली किया है। एंड इरिटेटिंग सीन्स को हटाओ तो इस आर्क के कुछ जोक्स मुझे आज भी बहुत पसंद है, जैसे एपिसोड 1740 में ये सीन, रिश्ते में तो ये पिताजी लगते हैं लेकिन नाम है बापूजी। या फिर एपिसोड 1954 में ये वाला सीन जब चंपकलाल जेठालाल से कहता है कि तुझे तो किसी की आवाज से प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। या फिर जब टप्पू दया को मम्मी पापा कह के बुलाता है, वो पूरा सीन माइंड ब्लोइंग था। एंड इन सारे सीन्स और आर्क्स में दिलीप जोशी सर ने सिंगल हैंडेडली अपने हाथों में कॉमेडी की कमान ले ली थी, विच इज डूइंग जब से शो शुरू हुआ है। एंड क्योंकि हम इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं जेठालाल से इमोशनल लेवल पे, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो हमारा दिल सा टूट जाता है। वैसे यार, ये तो थी मेरी थॉट्स बावरी के पेरेंट्स के आर्क के लिए, लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।